फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में है क्या? बहुत बेकार पढ़ रहे होंगे कुछ बच्चे। तो मेरी कोशिश है कि जितनी ज्यादा डिटेल और फास्ट रिविजन रख सके हम वैसे ही रखेंगे। तो पता क्या था, पहले ना फेरा होता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट था उसका पर्पस था फॉरेन एक्सचेंज को बचाना। हम चाहते थे कि इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाए ही ना। तो हर काम के लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। मुझे इंपोर्ट करना है तो मुझे यूएस डॉलर चाहिए, मुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। पर फिर जब लिबरलाइजेशन आई, हमारे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंडर आई, ग्लोबलाइजेशन हुई, तो इंडियन इकोनॉमी के डोर्स ओपन हो गए फॉर द होल वर्ल्ड। तो उस केस में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो और आउटफ्लो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो अब हमें जरूरत लगी कि जैसे ग्लोबलाइजेशन में बाकी सारी चीजों का फ्री फ्लो चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का भी फ्री फ्लो होना चाहिए। तो 99 में गवर्नमेंट ने फेरा को रिप्लेस किया फेमा के साथ। पहले था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, हमने उससे किसके साथ रिप्लेस कर दिया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के साथ। अब ये जो हमने फेमा के साथ रिप्लेस किया, हमने बोला कि अब से ना दो तरह की ट्रांजेक्शन होंगी। एक होंगी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स और एक होंगी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हैं वो ना फ्रीली अलाउड है। तो सारे इंडिविजुअल्स को बोल दिया गया कि तुम एवरी ईयर $250,000, $250,000 बहुत ज्यादा अमाउंट हो गई, पर एनम जो मर्जी करो फॉरेन एक्सचेंज का। तो मान लो मुझे यूएस ट्रिप पे जाना है, मुझे अपनी मेरी सिस्टर कनाडा पढ़ रही है उसे पैसे भेजने हैं, मुझे जापान में कोई बिजनेस सेटअप करना है, मुझे किसी भी पर्पज के लिए अगर यूएस डॉलर चाहिए, $250,000 तक आरबीआई कहता है कि कोई भी पर किसी से परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। पर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो कि प्रोहिबिटेड है। जैसे कि मान लो मैं लॉटरी परचेज करना चाहती हूँ, मैं कोई बैंड मैगजीन परचेज करना चाहती हूँ, उस केस में रेस्ट्रिक्शन है। तो कुछ प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है, बस वो प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन आपने नहीं करनी है। बाकी सारी करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन क्या कर दी, हमें फ्रीली अलाउड कर दी। और उसका अपोजिट है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में उन्होंने बोला कि सारी ही प्रोहिबिटेड है, कुछ ट्रांजेक्शन हम आपको बता रहे हैं कि ये अलाउड है, बस ये काम आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोई भी काम करना है हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन जनरल मान लो मुझे किसी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के बारे में कोई भी रूल नहीं बना हुआ, कहते अगर कोई भी रूल नहीं बना हुआ मतलब कि वो क्या है, फ्रीली अलाउड है। एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में अगर किसी चीज के ऊपर कोई भी रूल नहीं बना हुआ मतलब कि वो क्या है, प्रोहिबिटेड है। तो फेरा ने क्या किया, फेमा में लिबरलाइजेशन लेके आया। ग्लोबलाइजेशन के लिए वो जरूरी था। तो फेमा बनाने का मेन पर्पस क्या था, गवर्नमेंट ने ये बनाया क्यों? तो एक तो था फ्री फ्लो रखना, एंड सेकंड था कि इंडिया में बहुत अच्छी फॉरेक्स मार्केट डेवलप हो जाए। तो हम इंडिया में एक अच्छी फॉरेक्स मार्केट डेवलप करना चाहते थे। जैसे कि आज की डेट में इंडिया की सिक्योरिटीज मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। आई डोंट नो कि आपको ये चीज अमेजिंग लग रही है कि नहीं। यूएस इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, रोज ट्रम्प कोई ना कोई न्यूज में बताता है कि यूएस ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी। अब आइडली पास्ट में अगर ऐसा हुआ होता, अगर मैं 5 साल इंडिया पुराने इंडिया की भी बात करूं, तो एकदम से सेंसेक्स डिप हो जाता था। रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, हमारा कोई लिंक नहीं उसके साथ, हमारा सेंसेक्स डिप हो जाता था। बट यूएस के सैंक्शंस लगाने के बाद इंडिया का सिक्योरिटी मार्केट और ज्यादा बेटर ग्रो कर रहा है, सेंसेक्स में पॉइंट्स और इंक्रीज हुए हैं। तो कहते हैं जैसे हमारी सिक्योरिटीज मार्केट इतनी अच्छे से डेवलप हो रही है, जिससे ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी प्रमोट हो रही है, वैसे ही हमारा क्या इंटेंशन है कि इंडिया में क्या डेवलप हो, फॉरेक्स मार्केट भी डेवलप। तो फेमा को दो इंटेंट के साथ लेके आया गया। एक तो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करना आसान हो जाए, लोगों को लिबरलाइजेशन बताई गई। एंड सेकंड, इंडिया में एक अच्छी फॉरेक्स मार्केट डेवलप करना। अब अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट, इस चैप्टर में से हमें टोटल 3 क्वेश्चंस आनी है। एक 99% कंफर्म्ड है कि हमें जरूर क्वेश्चन आएगा, हमें एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना होगा। तो एक हम लोग रूल्स पढ़ेंगे कि किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड आउट करते हैं अंडर फैमिली। सेकंड, इसमें क्वेश्चन आएगा, हमें कोई ट्रांजेक्शन दी जाएगी और हमें बताना होगा कि ये करंट है या कैपिटल है, और ये अलाउड है या डिसअलाउड है, तो हम उसके बारे में रिवीजन करेंगे। थर्ड, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है उनमें से क्वेश्चन आएगा।
तो 3 पार्ट्स में हमने पूरे फेमा को रिवाइज करना है। एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल ट्राई कि हम लेटेस्ट आरटीपी एंड एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पेपर्स के फेमा के क्वेश्चंस भी देखें, जिससे हमें खुद कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी रिविजन अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो सबसे पहले इस एक्ट की जरूरत क्या है, बुक में ये नहीं बताया हुआ आईसीआई की बुक में, इसलिए मैंने सिर्फ थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया कि जो फेम है वो फेरा को रिप्लेस करता है। तो जब इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज हुआ, ग्लोबलाइजेशन आई, हमें जरूरत लगी इंडिया में प्रॉपर फॉरेन एक्सचेंज मैनेज हो, इसलिए हम लोगों ने फेमा बनाया। 1909 में ये एक्ट बना आफ्टर एलपीजी पॉलिसी। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लो को इजी करने के लिए हमें जरूरत लगी फेमा की। ये जो एक्ट है ये इनेबल करता है कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स इंक्रीज। कुछ बेसिक फीचर्स, ये एक्ट आपको रेगुलेट करता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच की ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगी। नॉन रेजिडेंट्स एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स जो कर सकते हैं इंडियन रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट्स इंडिया में क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो लोग आउटसाइड इंडिया रहते हैं वो इंडिया में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस चीज में फॉरेक्स चाहिए होगा ना। अगर कोई पर्सन यूएस रहता है उसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई इंडिया रहता है उसे चाइना में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ऑब्वियसली मुझे क्या चाहिए, फॉरेक्स चाहिए। तो उसके बारे में ये एक्ट हमें रूल्स बताएगा। कौन सी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन फ्रीली अलाउड है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के बारे में क्या रूल्स है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो रिपेट्रिएशन कैसे होगी इंडिया में, ऑथराइज्ड पर्सन कौन कौन से हैं, अगर कोई पर्सन इस एक्ट में अफेंस कर रहा है उसकी एजुकेशन एंड कंपाउंडिंग किस तरीके से होगी। इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन जो है ईडी के पास होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है। जैसे कि कंपनीज एक्ट में सारी रेगुलेशन कौन करता है, आरओसी करता है। तो आपसे एमसीक्यू में शायद पूछा जा सकता है कि फेमा में सारी रेगुलेशन कौन करता है। फेमा में सारी रेगुलेशन किसके पास है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ईडी। जैसे लोगों के घर कई बार इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है ना, वैसे ईडी की रेड का मतलब होता है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, कि फेमा में आपने कोई नॉन कंप्लायंस की है, तो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के अंदर आता है सारा कुछ। अगर आपको किसी भी चीज के लिए अपील करनी है तो स्पेशल डायरेक्टर अपील या अपैलेट ट्राइब्यूनल को आप अपील कर सकते हो। ये उन्होंने हमें सिर्फ बेसिकली बताया कि इस एक्ट में है क्या, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फेमा की एनफोर्समेंट कौन करता है। आरबीआई ओवरऑल कंट्रोल रखता है फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, पर जो एनफोर्समेंट है वो सारी किसके ऊपर दी गई है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ईडी के ऊपर। अब आपको पता है कि लॉ में 3 चीजें होती हैं, एक होती है लॉ में एक्ट, एक होते हैं रूल्स, और एक होते हैं प्रिंसिपल्स। जो एक्ट है वो लेजिस्लेचर बनाता है, जो रूल्स है वो एग्जीक्यूटिव बनाता है, और जो प्रिंसिपल्स है वो जुडिशरी बनाती है। इस चैप्टर में कई जगह पे हम लोग रेगुलेशंस भी पढ़ेंगे, जैसे कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को कैसे मैनेज करना है उसके लिए रेगुलेशंस आएंगी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस को कैसे मैनेज करना है, रेगुलेशंस कौन इश्यू करता है, आरबीआई। तो जो रूल्स हैं वो तो एग्जीक्यूटिव ने बनाने हैं, तो फेमा फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो इसके रूल्स कौन बना रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बना रही है। रेगुलेशंस कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। इस एक्ट के प्रेम्बल में हमें बताया गया कि एक्ट का पर्पस है कंसोलिडेट करना और अमेंड करना फॉरेन एक्सचेंज के सारे रूल्स। इस एक्ट के 2 ऑब्जेक्टिव हैं, ये हमें याद रखने हैं। इस एक्ट का एक तो ऑब्जेक्टिव है कि एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को हम फैसिलिटेट कर सकें और इंडिया में एक अच्छी फॉरेक्स मार्केट डेवलप हो सके। ये मैंने सिर्फ थेरेटिकली बता दिया कि एक्ट को किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी आपके पास नोट्स हैं उसमें डेफिनेटली ये टॉपिक कवर हो रहा होगा कि एक्ट एप्लीकेबल किस किस के ऊपर है। तो ना कोई भी एक्ट आप पढ़ते हो, सीए फाउंडेशन से आप देख लो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्ट एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर है। तो जो कंपनीज एक्ट है वो इंडियन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, एंड कई बार कुछ ऐसे कंपनीज जो कि इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया पर इंडिया में बिजनेस कर रही हैं, फॉरेन कंपनीज, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। ये सेम क्वेश्चन जीसीए में भी आता है, जनरल क्लॉजेज एक्ट कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, और ये क्वेश्चन आता है फेमा में भी कि फेमा कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। तो इस एक्ट का स्कोप ना वाइड है, ये इंडिया में तो एप्लीकेबल है ही। मतलब कि अगर मनजोत फॉरेन एक्सचेंज परचेज करना चाहता है, देव डॉलर्स को सेल करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है किसी और करेंसी में, उनके ऊपर तो ये एक्ट लगेगा ही। पर अगर कोई भी ब्रांच, ऑफिस या एजेंसी इंडिया से बाहर है पर उसे ओन या कंट्रोल कौन कर रहा है, कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो मान लो मैंने जापान में कोई बिजनेस सेटअप किया, अब मैं इंडिया में रहती हूँ एंड मैंने ब्रांच कहां पर सेटअप की है, जापान में।
तो भी मेरे उस ब्रांच के ऊपर भी क्या अप्लाई हो जाएगा, फेमा अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली कहते हैं अगर आप कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करोगे या कोई भी एक्ट कमिट करोगे इस एक्ट के इसके अंडर, तो वो एक्ट अप्लाई हो जाएगा। ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड पर्सन का मतलब क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है ना, आप सिर्फ किसके थ्रू डील कर सकते हो, ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू। तो लास्टली कुछ एग्जाम्स में ना रिपीटेडली ये क्वेश्चन, अजीब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे फॉरेन सिक्योरिटी, ये कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, पर पिछले एग्जाम में पूछा गया कि फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब क्या है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये मैं एक नई डेफिनेशन करवा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है ऑथराइज्ड पर्सन। अब बच्चे वैसे ऑथराइज्ड पर्सन का रोल क्या है, तो आगे सेक्शन 3 में लिखा हुआ आएगा कि जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है हम सिर्फ उसी के थ्रू फॉरेक्स में डील कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लो आपको यूएस पढ़ने जाना है एंड या आपके ब्रदर या सिस्टर यूएस पढ़ रहे हैं और आपके पेरेंट्स ने उन्हें पैसे भेजने हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली किसी से डॉलर्स परचेज करोगे और भेज दोगे। किसी पर्सन के पास लाइसेंस होगा इंडियन करेंसी को यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करने का, आप उस मनी चेंजर से पैसे कन्वर्ट करवाओगे और फिर भेजोगे। या आप किसी बैंक के पास जाओगे, बैंक के पास आरबीआई की तरफ से लाइसेंस होगा कि तुम फॉरेन करेंसी में डील कर सकते हो, तो वो आपके इंडियन करेंसी के नोट्स को कन्वर्ट करेगा फॉरेन करेंसी में, फिर आप पैसे भेज सकते हो आउटसाइड इंडिया। तो ऑथराइज्ड पर्सन कौन है, ये ऑथराइज्ड डीलर है, ये मनी चेंजर है, ये कोई बैंक की यूनिट है जिसे फॉरेक्स में डील करना अलाउड है। सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन, मनी चेंजर या बैंकिंग यूनिट जिसे फॉरेक्स में या फॉरेन सिक्योरिटीज में डील करना अलाउड है। आगे बढ़ने से पहले एक बार यहां तक का सब कुछ रिवाइज करते हैं, ठीक है। चैप्टर में एक तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कौन होता है, एक हमने पढ़ना है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कौन होता है। ये क्वेश्चन चैप्टर के हमें 5 मार्क्स मिलते हैं इस क्वेश्चन के। फिर हमने पढ़ना है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स क्या होती है। जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसके बारे में रूल्स ये हैं कि वो फ्रीली अलाउड है अनलेस प्रोहिबिटेड। जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स है उनके बारे में रूल है कि वो प्रोहिबिटेड है अनलेस परमिटेड। उसके अलावा हमने कुछ बेसिक्स पढ़े। बेसिक्स में पहली चीज जो याद रखनी है, मैंने बताया बहुत कुछ, पर जो हमने मेन याद रखना है, पहला पॉइंट, फेमा की एनफोर्समेंट किसके अंडर आती है, ईडी, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। दूसरा पॉइंट, रेगुलेशंस कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। तीसरा पॉइंट, ये एक्ट क्यों बनाया गया, एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए एंड इंडिया में एक अच्छी फॉरेक्स मार्केट डेवलप करने के लिए। फोर्थ पॉइंट, ये एक्ट कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, तो जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में तो ये एप्लीकेबल है ही, इंडिया में तुम कोई भी बिजनेस करोगे उसके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है पर उसने कोई भी ब्रांच ऑफिस एजेंसी सेटअप की है आउटसाइड इंडिया, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो हम लोग ना काफी बार ये वर्ड यूज करेंगे, ब्रांच ऑफिस एजेंसी। तो अगर इंडिया का कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया भी कोई ब्रांच ऑफिस एजेंसी सेटअप करेगा, उसके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। फिर हमारे पास एक डेफिनेशन आई, ऑथराइज्ड पर्सन। नाम से ही पता चल रहा है, ऑथराइज्ड पर्सन एक ऐसा पर्सन होगा जिसको अलाउड है फॉरेन एक्सचेंज में या फॉरेन सिक्योरिटीज में डील करना। कहते हैं ये डीलर हो सकता है, मनी चेंजर भी हो सकता है, कोई बैंकिंग यूनिट भी हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हमारे पास, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होती है। कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि आपके एसेट एंड लाइबिलिटी की पोजीशन को चेंज करती है, इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी ऑफ पर्संस रेजिडेंट इन इंडिया, या फिर एसेट और लाइबिलिटी की पोजीशन चेंज करती है इन इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। मैं इसे एक बार डिटेल में डिस्कस करती हूँ। अकाउंट्स में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का अलग मतलब होता है एंड फेमा में अलग मतलब होता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का रूल सबको पता चल गया कि दे आर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। अब मुझे पता करना जरूरी है कि ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है या ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन उन्होंने बोला कि अगर कोई पर्सन इंडिया में रहता है, इसके आउटसाइड इंडिया एसेट्स या लाइबिलिटीज की पोजीशन ऑल्टर होगी, या फिर अगर कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया रहता है उसके इंडिया के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की पोजीशन ऑल्टर होगी, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन।
तो अगर मैं इंडिया की रेजिडेंट हूँ एज पर फैमिली, मैं कोई भी ऐसा काम करूं जिसकी वजह से मेरे आउटसाइड इंडिया वाले एसेट्स या लाइबिलिटीज की पोजीशन में कोई भी चेंज आ जाए, तो मतलब कि मैं क्या बोल गई, मैंने क्या किया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। मान लो मिस्टर डेविड कनाडा में रहते हैं, उन्होंने इंडिया में कोई भी ऐसा काम किया जिसकी वजह से इंडिया के एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजीशन चेंज हो गई, उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी भी कवर्ड है। पीआरओआई के केस में कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कवर्ड नहीं है। ध्यान से अगर आप देखोगे, अब इस डेफिनेशन को बहुत इजीली याद कर पाओगे। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो कि ऑल्टर करती है एसेट या लाइबिलिटीज को, इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, आउटसाइड इंडिया वाले एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ऑल्टर करती है। किन लोगों के, जो कि लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में। या फिर एसेट एंड लाइबिलिटी की पोजीशन ऑल्टर करती है ऑफ पर्संस रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन इंडिया। आसान डेफिनेशन है। अब जैसे बच्चे, मान लो मैंने यूरोप से कोई मशीनरी ऑर्डर की, मैंने यूरोप से एक मशीनरी मंगवाई, लेट्स से 5 CR की, और मैंने उनको साथ के साथ ही पेमेंट कर दी, तो क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन? ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। अगर मैं यूरोप से कोई मशीनरी मंगवा रही हूँ तो मेरा एसेट जनरेट हो रहा है आउटसाइड इंडिया, पर मैंने उसकी पेमेंट साथ के साथ ही कर दी, मतलब कोई लाइबिलिटी क्रिएट ही नहीं हुई, एसेट उन्होंने मुझे इंडिया में ट्रांसफर कर दिया। तो आउटसाइड इंडिया यूरोप में ना मेरा कोई एसेट है ना मेरी कोई लाइबिलिटी है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। मान लो मैंने यूरोप से कोई मशीनरी परचेज की जिसके लिए मैंने इंडिया में एसबीआई से लोन लिया, ये भी हमारे लिए क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। मैंने मशीनरी मंगवा ली है और लाइबिलिटी कहाँ पे क्रिएट हो रही है, मेरी इंडिया में क्रिएट हो रही है। मान लो मैंने यूरोप से कोई मशीनरी परचेज की, उसके लिए यूरोपियन बैंक से ही लोन लिया, तो मशीनरी चाहे इंडिया में आ गई है, पर इस केस में क्या है, मेरी लाइबिलिटी चेंज हो गई है, इसलिए ये क्या बन गई है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बन गई है। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है जो कि इंडिया के पर्सन की आउटसाइड इंडिया वाले एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की पोजीशन को ऑल्टर करे, या फिर आउटसाइड इंडिया वाले पर्सन की इंडिया के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को पोजीशन को ऑल्टर करे। इसी के साथ लिंक्ड है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होती है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की नेगेटिव डेफिनेशन है, कहते जो चीज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है वो अपने आप ही क्या बन जाएगी, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। फिर उन्होंने 4 एग्जांपल्स दी जिसमें से बहुत सारी केस स्टडीज बनती हैं, कहते ये कुछ स्पेशल चीजें हैं, ये हमेशा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ही रहेंगी। जैसे कि अगर मैं कोई फॉरेन ट्रेड कर रही हूँ, मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ जिसमें मैं शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटी ले रही, मैंने यूरोप से कोई मशीनरी परचेज की एंड मैंने एक्सपोर्टर को, जो वहां से मुझे गुड्स सेल कर रहा है, या मेरा इंपोर्टर है, मैंने उसे बोला कि मैं आपको 30 डेज के बाद पेमेंट करूंगी, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक शॉर्ट टर्म की बैंकिंग फैसिलिटी ली है। तो वैसे तो मेरी लाइबिलिटी पोजीशन ऑल्टर हो गई है, बट इस केस में हम इसे क्या मानेंगे, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मानेंगे, क्योंकि सिर्फ शॉर्ट टर्म चेंज है। अगर मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, मुझे उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम अर्न हो रही है या मैं पे कर रही हूँ, दोनों चीजें, ठीक है। पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट एंड एज नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। लेट से मैंने यूएस से लोन लिया हुआ था, वहां पे मुझे इंटरेस्ट पे करने, कहते यूएस से जब लोन लिया था वो तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, पर जो उसका इंटरेस्ट है वो क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अगर मैंने जापान की किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, तो जब शेयर्स परचेज किए थे वो तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, पर जो उससे डिविडेंड मिल रहा है, जो उससे इनकम हो रही है, वो क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो अगर किसी इन्वेस्टमेंट से कोई रिटर्न मिल रही है, या आप चाहे पेमेंट कर रहे हो, कोई शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटी ले रहे हो, अगर आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस दे रहे हो पेरेंट्स के, स्पाउस के, बच्चों के जो कि बाहर रहते हैं, जैसे मेरे भाई बहन बाहर रहते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, पेरेंट्स बाहर रहते हैं, मैं उनको लिविंग एक्सपेंसेस भेज रही हूँ, वो भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। ट्रैवल, एजुकेशन या मेडिकल केयर के एक्सपेंसेस भी क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। कोई कंफ्यूजन या डाउट किसी को? एसेट्स के पोजीशन है, उसके पास कैश इकट्ठा हो रहा है, उसी से आगे आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा ये पॉइंट, ठीक है। तो 2 डेफिनेशंस अब सबको क्लियर होनी चाहिए। लेट्स क्विकली रिवाइज। 2E, अब मैं सेक्शन भी याद करवा रही हूँ, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक का। 2E में कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस है, 2J में करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस है। 2E कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, इंडिया के पर्सन की आउटसाइड इंडिया वाले एसेट लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी की पोजीशन चेंज हो रही है, एंड आउटसाइड इंडिया वाले पर्सन के इंडिया की एसेट या लाइबिलिटी की पोजीशन चेंज हो रही है। 2J करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, जो चीज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है।
एंड 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटी ली है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है या फिर रिसीव किया है, या फिर अगर आपने लिविंग एक्सपेंसेस भेजे हैं या एजुकेशन या मेडिकल केयर के लिए अगर आपने कोई भी पैसे भेजे हैं, पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। साथ में ये वर्ड वैसे आपको पता है, बट रेफरिंग इट अगेन, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो सिर्फ तभी ये कवर होगा। नेक्स्ट, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है तो मुझे सबके बारे में ब्रीफ आइडिया होना जरूरी है। करेंसी का मतलब क्या है? कहते हैं करेंसी में करेंसी नोट्स, नोट्स, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, ट्रेवलर चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड, सारी चीजें आ जाएंगी जो भी आरबीआई ने नोटिफाई किया। मान लो बाई चांस एग्जाम में कुछ पूछ लिया, जैसे पिछली बार बहुत जेन्युइनली स्टूपिड डेफिनेशन पूछी, अभी हम आगे रिवाइज करेंगे फॉरेन सिक्योरिटी क्या होती है, और तुम्हें पेपर में कुछ ना कुछ तो लिखना है ना 2 मार्क्स के लिए। तो करेंसी में तुम कॉमन सेंस लगाओ, करेंसी नोट्स, सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख दो, सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लिख दो। 3 टाइप्स के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, और जो भी आरबीआई बोलेगा। ठीक है, सिंपल, ये तो याद रहेगा ना हमें। करेंसी का मतलब क्या है? करेंसी नोट्स, मनी ऑर्डर, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड, जो भी आरबीआई ने नोटिफाई किए हैं, राइट। करेंसी नोट्स में क्या कुछ आता है? कहते चाहे कैश है इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और बैंक नोट्स, दोनों ही हम करेंसी नोट्स में ही काउंट करेंगे, चाहे कॉइन्स इशू कर रहा है आरबीआई, चाहे बैंक नोट्स इशू कर रहा है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? कहते हैं विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्निट एक्सप्रेशंस। एक्सपोर्ट का मतलब है टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया से तुम कोई चीज बाहर लेके जा रहे हो या फिर सर्विसेज दे रहे हो किसी पर्सन को जो कि इंडिया में नहीं। तो आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि जब भी आप डिफाइन करोगे एक्सपोर्ट्स को, आप गुड्स और सर्विसेज दोनों के पर्सपेक्टिव से डिफाइन करोगे। गुड्स फिजिकली मूव करती हैं तो कहते हैं गुड्स जब आउटसाइड इंडिया जाएंगी वो भी एक्सपोर्ट है। सर्विसेज अगर किसी आउटसाइड इंडिया वाले पर्सन को दोगे वो भी क्या है? एक्सपोर्ट। इन्होंने बिल्कुल सिमिलर तरीके से इंपोर्ट को भी डिफाइन किया। ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्निट एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग ब्रिंगिंग इनटू इंडिया एनी गुड्स और सर्विसेज। अगर मैं इंडिया में कोई गुड्स एंड सर्विसेज लेके आ रही हूँ उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पोर्ट। फॉरेन करेंसी का मतलब है कोई भी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। अब करेंसी जैसी 3 डेफिनेशन आ गई। पहली डेफिनेशन तो आई कि करेंसी क्या होती है। कहते करेंसी के नोट्स भी, मनी ऑर्डर भी, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, कार्ड, जो भी चीजें आरबीआई ने नोटिफाई की। फिर करेंसी में एक वर्ड आया करेंसी नोट। कहते करेंसी नोट क्या होता है? कॉइन्स भी और बैंक नोट्स भी। फिर इसके जैसा एक वर्ड आया कि फॉरेन करेंसी क्या होते हैं? जो चीज इंडियन करेंसी नहीं है वो सारी चीजें क्या बन गई? फॉरेन करेंसी बन गई। आसान। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज। कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी तो आती ही है, पर फॉरेन करेंसी में अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी तो आ जाएंगे। तो उसी को उन्होंने फिर डिफाइन किया। कहते हैं मान लो तुमने किसी से कोई डिपॉजिट लिए हुए हैं, कोई क्रेडिट्स पड़े हैं आपके पास, कोई अमाउंट पे करनी है किसी को फॉरेन करेंसी में, कोई आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कोई चेक है इंडियन करेंसी में, पर पे करने हैं फॉरेन करेंसी में। ड्रॉ तो किए गए हैं इंडिया में, बट पे किस में होने हैं? फॉरेन करेंसी में। कोई भी आपके पास चेक है, ड्राफ्ट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ड्रॉ किए हैं बैंक्स ने आउटसाइड इंडिया, पर पे किस में होने हैं? इंडियन करेंसी में। डिफाइन कर पाएंगे ना सब लोग फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन? साथ साथ सब कुछ रिवाइज करते रहेंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं आगे चलने से पहले। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी एनफोर्समेंट किसके अंडर है? डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी के अंडर। सेकंड, रेगुलेशंस कौन इशू करता है? आरबीआई। थर्ड, फेमा बनाया क्यों गया? एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए और इंडिया में एक अच्छी फॉरेक्स मार्केट डेवलप करने के लिए। फोर्थ, फेमा कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है? इंडिया में। एंड अगर आउटसाइड इंडिया भी किसी इंडियन पर्सन ने ब्रांच, ऑफिस या एजेंसी ओपन की है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन 2E में, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन 2J में। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन PRII की आउटसाइड इंडिया वाले एसेट या लाइबिलिटी की पोजीशन ऑल्टर हो, PROI की इनसाइड इंडिया वाले एसेट या लाइबिलिटी की पोजीशन अगर ऑल्टर हो। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो चीज कैपिटल अकाउंट नहीं है वो करंट अकाउंट है। 4 चीजों का ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म के लिए जो भी काम किया है, लिविंग एक्सपेंसेस भेज रहे हो, मेडिकल या एजुकेशन के लिए अगर आप पैसे भेज रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है या फिर रिसीव किया है। 3 डेफिनेशंस करेंसी के साथ लिंक करके।
करेंसी का मतलब करेंसी नोट्स, ड्राफ्ट, चेक, क्रेडिट कार्ड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, जो भी आरबीआई नोटिफाई करेगा। करेंसी नोट्स कॉइन्स या फिर कैश नोट्स, जो बैंक नोट्स हैं, दोनों चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। फॉरेन करेंसी ऐसी कोई भी करेंसी जो कि इंडियन करेंसी नहीं है। एक्सपोर्ट, इंडिया से के बाहर आप गुड्स भेज रहे हो या आउटसाइड इंडिया किसी को सर्विसेज दे रहे हो। इम्पोर्ट, इंडिया में अगर आप गुड्स या सर्विसेज लेके आ रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? कोई भी डिपॉजिट्स है मेरे पास, कोई भी क्रेडिट्स हैं जो कि मुझे पे करने हैं फॉरेन करेंसी, या फिर मेरे पास कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ड्रॉ की गई थी इंडिया में पर पेबल है फॉरेन करेंसी में, या फिर मेरे पास कोई भी ऐसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ड्रॉ तो की गई थी आउटसाइड इंडिया बट पेबल किस करेंसी में है? इंडियन करेंसी में है। समझ गए हो ना सब लोग? फॉरेन सिक्योरिटी कहते हैं कोई भी सिक्योरिटी, शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है जिसे एक्सप्रेस किया जा रहा है फॉरेन करेंसी में, इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, बट वेयर रिडम्पशन या कोई भी जो रिटर्न है सच एज इंटरेस्ट और डिविडेंड इज पेएबल इन इंडियन करेंसी। तो फॉरेन सिक्योरिटी में क्या है? कहती ऐसे कोई चीज जो कि डिनोमिनेट तो किस में हो रही है? फॉरेन करेंसी में, पर जो मुझे उसके ऊपर रिटर्न मिल रही है वो किस में मिल रही है? इंडियन करेंसी में। ऐसे कोई भी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब आपको पता है, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, कोई भी चीज जो कि किस में एक्सप्रेस की गई? फॉरेन करेंसी में। लेट्स से मैंने मीटा कंपनी के शेयर खरीदे, तो मैं मीटा के शेयर्स खरीद रही हूँ यूएस डॉलर्स में। जब मैंने शेयर्स परचेज किए, उन्होंने बोला कि इंडिया के सिटीजन को इंडियन करेंसी में ही इसका डिविडेंड उनके अकाउंट में रिसीव हो, तो मुझे इसमें रिटर्न किस फॉर्म में आ रही है? तो ये हमारे लिए क्या बन गई? फॉरेन सिक्योरिटी। आई होप सबको क्लियर है। पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दिस इज टू यू। टू यू में गिवन है हमें पर्सन की डेफिनेशन, यहाँ पे मेरे से गलत लिखा गया। पर्सन कौन? टू यू ही है ना। पर्सन का मतलब क्या होता है? सेम इनकम टैक्स वाला, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, कोई भी एओपी या बीओवाई, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं, कोई भी एजेपी जो कि इनमें से ऊपर नहीं आ रही। पर इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, कोई भी ब्रांच, ऑफिस या एजेंसी जो कि इनमें से ऊपर लिखा हुआ कोई भी पर्सन चाहे तो ओन कर रहा है चाहे उसे कंट्रोल कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सन की डेफिनेशन का। जब आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको बोलेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो। तो जब भी रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होगा पहले टू यू में बताएंगे कि इस केस स्टडी में पर्सन कौन कौन है। तो एक केस स्टडी में शायद 3 या 4 पर्सन होंगे। फिर हम टीआरआईआई के रूल्स बताएंगे, फिर उनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताएंगे। तो टू यू की डेफिनेशन पक्का हमारे एग्जाम में काम आने वाली है। तो टू यू पर्सन को कैसे याद करना है? इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी या बीओवाई, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, उसके अलावा कोई भी एजेपी। स्पेशल पॉइंट क्या है? कोई भी ब्रांच, ऑफिस या एजेंसी जिसे ओन या कंट्रोल कर रहा है, इनमें से लिखा हुआ कोई भी पर्सन। टू वी, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कौन होता है? पहले हम लोग थेरेटिकली समझते हैं फिर आगे चलेंगे। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के लिए इंडिविजुअल के लिए अलग रूल्स हैं, बाकी सब लोगों के लिए अलग रूल्स हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल के लिए क्या रूल्स हैं? आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि मिस्टर एक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ, तो हम लोग पहला क्वेश्चन मिस्टर एक्स से ये पूछेंगे कि पिछले साल तुम क्या इंडिया में मोर देन 182 डेज रहे थे? अगर वो मुझे बोले यस मैं मोर देन 182 डेज इंडिया में रहा था, तो मैं इससे पूछूंगी क्या तुम आउटसाइड इंडिया गए थे? तो फिर से वो दो चीजें बोलेगा। शायद वो बोलेगा हाँ मैं आउटसाइड इंडिया गया था, शायद वो बोलेगा नहीं मैं आउटसाइड इंडिया नहीं गया था। अगर वो आउटसाइड इंडिया गया ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं पिछले साल इंडिया में मोर देन 182 डेज रही और मैं एक भी दिन इंडिया से बाहर गई नहीं, मैं पूरा दिन पूरा साल इंडिया में ही रही हूँ, तो मैं तो पक्का ही क्या बन गई? PRII। पर अगर मान लो मैं आपको बोलूं नहीं मैं कुछ टाइम के लिए इंडिया से बाहर गई थी, तो आप मेरे से पूछोगे मैम क्यों बाहर गए थे? अब अगर मैं इंडिया से बाहर गई थी तो या तो मैं EBU, इनमें से किसी रीजन की वजह से गई होंगी या किसी और कारण की वजह से गई होंगी। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर गई थी,
अगर मैं बिजनेस के लिए इंडिया से बाहर गई थी या कोई भी अनसर्टेन पीरियड के लिए इंडिया से बाहर गई थी, फिर तो मैं क्या बन गई? PROI। नहीं तो मैं हमेशा क्या रहूंगी? तो स्टेप्स क्या है अगर मुझे पता करना है किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस? पहला क्वेश्चन ये है कि लास्ट ईयर आप इंडिया में क्या मोर देन 182 डेज रहे हो? अगर वो पर्सन बोले यस, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा क्या आप आउटसाइड इंडिया गए थे? अगर वो बोल रहे नहीं मैं बाहर गया ही नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना, वो तो PRII बन गया। अगर वो बोले नहीं मैं बाहर गया था, तो हमारा एक और क्वेश्चन होगा कि क्यों बाहर गए थे? अगर मान लो मुझे लग रहा है वो परमानेंटली इंडिया से बाहर जा रहा है, फिर तो वो PROI है। अगर सिर्फ घूमने के लिए बाहर गया है फिर वापस आ गया, तो फिर वो क्या है? PRI है। कैसे पता चलेगा कि वो परमानेंटली बाहर जा रहा है? EBU। ई मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए, मुझे बाहर जॉब मिल गई, मैं बाहर शिफ्ट हो रही हूँ, बिजनेस में बाहर सेटअप कर रही हूँ, या कोई अनसर्टेन पीरियड के लिए, कोई भी ऐसी चीज जिसमें मेरा डेफिनेट टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, मैं कितने सालों के लिए जा रही हूँ। अगर वो पर्सन बोले नहीं सर मैं तो इंडिया में लेस देन 182 डेज रहा हूँ या इक्वल टू 182 डेज रहा हूँ, फिर हम उससे पूछेंगे क्या तुम इस साल इंडिया में आए हो? मान लो मिस्टर डेविड बोले कि मैं पिछले साल इंडिया में सिर्फ 50 डेज रहा था, फिर हम फिर भी उससे एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि ठीक है तुम पिछले साल लेस देन 182 डेज रहे हो, क्या इस साल तुम इंडिया में आए हो? तो वो हमें या तो बोलेगा यस मैं आया हूं, या फिर वो बोलेगा नो। अगर वो इंडिया में आया ही नहीं है, फिर तो वो पक्का ही क्या बन गया? PROI। अगर वो आया है इंडिया में, फिर हम उससे पूछेंगे क्यों आए हो? अगर वो इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए आया है, EBU, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, या अनसर्टेन पीरियड के लिए, फिर तो वो मेरे लिए क्या बन गया? PRII। नहीं तो वो क्या होगा हमारे लिए? PRO। आई होप सबको 100% क्लियर है। इस टॉपिक में से 99% चांसेस है कि क्वेश्चन आ रहा है। पढ़ते हैं एक बार। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया 2 वीक, person residing in India for more than 182 days during the course of preceding financial year, but does not include a person who has gone out of India for EBU, a person who has come to in India for any case other than EBU। EBU का मतलब इंडिया में एम्प्लॉयमेंट लेनी थी, बिजनेस करना था, या कोई भी ऐसी चीज जिससे इंडिकेट हो रहा है कि वो एक अनसर्टेन पीरियड के लिए गया है। ये तो डेफिनेशन है इंडिविजुअल की, कि इंडिविजुअल का मुझे कैसे पता चलता है कि वो PRII है या PROI। देन बाकी सबके लिए कहते हैं अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया में रजिस्टर हुई है, तो वो भी क्या बन गई? PRII। तो अगर मैंने कंपनी पार्टनरशिप फर्म इंडिया में बनाई है, वो पक्का PRII है। कोई भी ब्रांच ऑफिस या एजेंसी जो कि इंडिया में है, चाहे इसका ओनरशिप या कंट्रोल PROI के पास है, ये भी हमारे लिए क्या बन गई? PRII। कोई भी ब्रांच ऑफिस या एजेंसी है तो आउटसाइड इंडिया, पर उसका ओनरशिप या कंट्रोल किसके पास है? PRII के पास, तो ये भी हमारे लिए क्या बन गई? PRII। PROI का मतलब जो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट नहीं। ट्रांसफर में क्या कुछ आता है, तो आपने अपने कॉमन सेंस के साथ आंसर करना है, मतलब कोई भी चीज एग्जाम में छोड़ के नहीं आनी है, पेपर 100% अटेम्प्ट करना है। तो जैसे हम लोगों ने फॉरेन सिक्योरिटी को समझा, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी, शेयर, स्टॉक, डिबेंचर, डेरिवेटिव, कोई भी चीज लगा लो जो कि एक्सप्रेस की गई है फॉरेन करेंसी में, पर जो उसके ऊपर रिटर्न या इंटरेस्ट मिलना है वो किस में मिलना है? इंडियन करेंसी में। ऐसे में कुछ और बेसिक डेफिनेशंस की, वैसे ही हम लोग एक डेफिनेशन करेंगे ट्रांस। तो अगर मैंने कोई चीज सेल की है, परचेज की है, एक्सचेंज, मॉर्टगेज, प्लेज, गिफ्ट, लोन, किसी भी तरीके से अगर मैं चाहे अपना राइट ट्रांसफर कर रही हूँ, टाइटल ट्रांसफर कर रही हूँ, या सिर्फ पोजेशन या लियन भी दे रही हूँ, उसे भी क्या मान लेंगे? ट्रांसफर। ये डेफिनेशन आपको इनकम टैक्स में कैपिटल गेन चैप्टर में भी आएगी, उसमें भी बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। तो कोई भी सेल, परचेज, मॉर्टगेज, प्लेज, गिफ्ट, लोन, सारी चीजें, फोकस किस चीज के ऊपर है? जो बच्चे पेपर दे रहे हैं सितंबर में, वो कैपिटल गेन की डेफिनेशन के साथ भी लिंक करेंगे। किसी और का राइट क्रिएट हो रहा है, टाइटल क्रिएट हो रहा है, पोजेशन या लियन आप किसी और को दे रहे हो, इसे हम लोग क्या मान लेंगे? ट्रांसफर मान लेंगे। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट से? हम रेजिडेंशियल स्टेटस टॉपिक को थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे क्लास टॉपिक के एंड में। कहते इंडिविजुअल के लिए पहले उससे ये पूछो क्या वो इंडिया में लास्ट ईयर मोर देन 182 डेज आया था? अगर वो बोले यस, तो पूछो क्या तुम इंडिया से बाहर गए थे? अगर वो बोले नो, तो वो हमारे लिए बन गया PRII। अगर वो बोले कि नहीं मैं तो इंडिया से बाहर गया था, हम उससे पूछेंगे क्यों गए थे? अगर वो हमें बोले कि वो गया था EBU, इन 3 पर्पसेस के लिए गया था, फिर हम उसे क्या बना देंगे? PROI। नहीं तो वो क्या रहेगा हमारे लिए? PRII। एंड सिमिलरली द अपोजिट केस।
तो जब हमने फेमा में रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, सिटीजनशिप का कोई भी रोल ही नहीं है, सिटीजनशिप को इग्नोर करना है। अगर कोई पर्सन इंडिया में आया है फॉर एनी रीजन अदरवाइज देन ईबीयू, तो इन्होंने ना एक वियर्ड केस एक्सप्लेन किया। कहते हैं मान लो पिछले साल मैं इंडिया में सिर्फ 50 डेज रही, इस साल मैं इंडिया में जनवरी में आई हूँ, लेट्स से मैं 1 Feb 25 में इंडिया में आई हूँ, 23 24 में इंडिया में मैं सिर्फ 50 डेज रही हूँ, 25 26 में मैं इंडिया में आई हूँ 1 Feb 25, क्योंकि मेरी ट्रांसफर हो गई है। पहले मैं यूएस में काम करती थी, यूएस कंपनी ने मुझे इंडिया में ट्रांसफर कर दिया। तो इस साल मैं इंडिया में कितने दिन रही हूँ, फेब के 28 डेज एंड मार्च के 31 डेज। तो मैं सिर्फ इतने से दिन इंडिया में रही हूँ, फिर भी फेमा मुझे क्या बना देगा, पीआर आया। ठीक है, तो वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आपको कि अगर कोई पर्सन ईबीयू के अलावा किसी और रीजन की वजह से, फॉर एनी रीजन अदरवाइज देन दिस, किसी और रीजन की वजह से आया है, तो वो एनआर होगा। This will be so even if the person has stayed in India for more than 182 days। इसका अपोजिट केस एक्सप्लेन किया कि मान लो कोई पिछले साल इंडिया में 300 डेज रहा था, पर अब इंडिया से बाहर चला गया फॉर ईबीयू, तो हम लोग उसे क्या बनाएंगे, पीआर ओ आई। बट अगर वो ईबीयू के लिए गया है, तब हम उसे किसी और रीजन की वजह से गया है, फिर हम उसे क्या बनाएंगे, पीआर आई आई। नेक्स्ट, इनकम टैक्स में जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो कैसे होता है, पूरे साल के लिए। पर फेमा में जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो पूरे साल के लिए नहीं होता। ऐसा रूल क्यों बनाया गया, इनकम टैक्स से इसे डिफरेंट क्यों रखा गया। कहते हैं फेमा में अगर आपने किसी से कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो जिस दिन हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं मैं उस दिन चेक करना चाहती हूँ कि तुम्हारे ऊपर फॉरेन एक्सचेंज के रूल लगेंगे या नहीं लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से युवराज स्टेज इन दुबई, युवराज दुबई से इंडिया आया है एंड मेरे साथ कोई बिजनेस की ट्रांजेक्शन कर रहा है, इस ट्रांजेक्शन पे फेमा अप्लाई हो रहा है। अब मेरे ऊपर फेमा अप्लाई हो रहा है, मैं चेक करना चाहती हूँ कि इसके ऊपर अप्लाई होगा या नहीं होगा। फेमा की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ किसके ऊपर है, जो भी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, या फिर अगर कोई भी ब्रांच ऑफिस या एजेंसी आउटसाइड इंडिया है, फिर उसका ओनरशिप या कंट्रोल किसके पास है, पीआरआईआई के पास। अब युवराज के ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा ये पीआरआईआई है या पीआरओआई। तो मुझे स्पेसिफिकली उस दिन के लिए देखना है कि ये पीआर आया है या पीआर हुआ है। तो इनकम टैक्स में जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो तो पूरे साल की इनकम के लिए होता है, इसलिए वो पूरे साल का स्टेटस होता है। और जो फेमा में रेजिडेंशियल स्टेटस है वो एक स्पेसिफिक डेट के लिए होता है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस पैराग्राफ। मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताते रहेंगे साथ साथ, सब समझ आ रहा है। अगर स्पीड स्लो लग रही है, यू वांट इट टू बी फास्टर या फास्ट, इन एनी केस क्लास बेनिफिशियल है, स्लो फास्ट जो भी है, आप मुझे बताते रहो बस। डन। देखो जी, कहते कोई भी ब्रांच ऑफिस या एजेंसी जो कि आउटसाइड इंडिया है, पर उसे ओन या कंट्रोल कोई पीआरआईआई कर रहा है, उसे भी हम लोग क्या मान लेते हैं, पीआरआईआई मान लेते हैं। कोई भी ब्रांच ऑफिस या एजेंसी इंडिया में है, पर उसे ओन या कंट्रोल कोई पीआरओआई कर रहा है, तुम खुद बताओ इसे क्या मानेंगे। अगर कोई है ही इंडिया में, उसे तो पक्का ही क्या मानेंगे, पीआरआईआई। ठीक है, उसे कंट्रोल कौन कर रहा है वो तो सोचना ही नहीं। मान लो कोई चंडीगढ़ में आके बिजनेस कर रहा है, वो तो पक्का ही पीआर आया है। जो ब्रांच ऑफिस एजेंसी चंडीगढ़ से इंडिया से बाहर है, उसके बारे में सोचना है कि ये पीआर आया है या पीआर हुआ है। आरबीआई ने एक क्लैरिफिकेशन दी है कि अगर कोई स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो हम उसे क्या मान के चलेंगे, अनसर्टेन पीरियड। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि नितिन की लंदन में किसी एमबीए के कोर्स में एडमिशन हो गई एंड वो 2 इयर्स का कोर्स है, तो ये अनसर्टेन पीरियड नहीं है, मुझे कंफर्म्ड है कि वो 2 इयर्स के लिए ही जा रहा है, उसके पास वीजा भी सिर्फ 2 इयर्स का ही है, वो 2 इयर्स के बाद वहां पर रह ही नहीं सकता। पर फिर भी आरबीआई कहता है हमने इसे क्या मान के चलना है, अनसर्टेन पीरियड।
क्योंकि स्टूडेंट्स का नॉर्मली इंटेंट होता है वहां पर बाद में लॉन्ग टर्म में शिफ्ट होना और वहां पे काम करना टू अर्न मनी, स्टे एंड बियर द कॉस्ट ऑफ स्टडीज। एक स्पेशल केस आईसीआई की बुक में क्वेश्चन है, उसे मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ। पहले मैं समझा देती हूँ, फिर आप यहाँ से पढ़ना। कहते हैं मान लो कोई पर्सन यूएस एयरलाइंस में जॉब करता है। एवरी मंथ वो 12 डेज तो ऑपरेशनल है, बाकी 18 डेज उसके रेस्ट के। एंड उसे अलग अलग जगह पे रेस्ट के लिए, डिपेंडिंग ऑन उसकी फ्लाइट कहाँ पे रही, रेस्ट के लिए टाइम भेजा जाता है। लेट से उसका बेस है चंडीगढ़, यूएस कंपनी में जॉब कर रहा है। एवरी मंथ वो 12 डेज के लिए तो फ्लाई करेगा, एंड एवरी मंथ 18 डेज के लिए वो अपनी बेस सिटी में रहेगा, एंड उसकी बेस सिटी है चंडीगढ़। तो ये पर्सन लास्ट ईयर इंडिया में कितने दिन रहा होगा? 18 × 12, मोर देन 182 डेज बनेगा शायद। तो रिपीट करना कितना, 200 कुछ, तो मोर देन 182 डेज बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाना चाहिए? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बन जाना चाहिए। बट इसका कोई इंटेंट इंडिया में लॉन्ग टर्म सेटलमेंट वाला है ही नहीं, तो ये एक स्पेशल केस है। इस केस में हम लोग इसे क्या मानेंगे? पर मान लो क्वेश्चन रिवर्स हो जाए, अगर ये पर्सन इंडियन एयरलाइंस में काम करता है, फिर हमें ये बेनिफिट नहीं देंगे। ये बेनिफिट सिर्फ कब मिल रहा है कि हम आपको पीआरओआई मानेंगे? जब आप काम कर रहे हो किसी फॉरेन एयरलाइंस। अगर आप इंडियन एयरलाइंस में काम कर रहे हो और आपका बेस भी इंडिया में ही कहीं पर है, फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक बार अच्छे से ये पूरा पॉइंट रीड कर लो, आप सबकी क्वेश्चन बुक में ये क्वेश्चन है। वी कैन मूव अहेड। चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आने हैं। पहला है रेजिडेंशियल स्टेटस, वो टॉपिक कवर हो गया। अब मिसलेनियस टॉपिक करेंगे और एंड में हम करेंगे कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। जैसे कि काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है सेक्शन नंबर 3 से रिलेटेड केस स्टडी। कहते हैं अगर आपने कोई डीलिंग करनी है, कोई पेमेंट करनी है, कोई पैसे रिसीव करने हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है फॉरेन एक्सचेंज में, तो आप कैसे करोगे? तो याद करो, अभी हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑथराइज्ड पर्सन है। कहते पहले तो आप ये देखोगे कि अंडर द एक्ट आपको ये ट्रांजेक्शन अलाउड भी है या नहीं। तो पहले तो मैं ये सोचूंगी कि ये करंट अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है, ये अलाउड है कि नहीं है। अगर मुझे अलाउड है, मैं लीगली फॉरेन एक्सचेंज परचेज कर सकती हूँ, तो भी मैं किससे परचेज करूंगी? ओनली एंड ओनली थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन का मतलब क्या है? डीलर है, मनी चेंजर है, या फिर बैंकिंग यूनिट है। ऐसा ही हमने पढ़ा था, डीलर, मनी चेंजर या फिर बैंकिंग यूनिट, या जिस भी पर्सन को नोटिफाई किया गया है बाय आरबीआई। कहते नो पर्सन शेल, कोई भी पर्सन डील नहीं करेगा, ना तो फॉरेन एक्सचेंज में ना ही फॉरेन सिक्योरिटी में, नॉट बीइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन। अगर किसी ने भी डील करना है वो सिर्फ किसके थ्रू कर सकता है? ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू। कोई भी पर्सन कोई पेमेंट नहीं करेगा, कोई क्रेडिट नहीं देगा ऑफ एनी पीआरओआई इन एनी मैनर। मैं किसी भी पीआरओआई के लिए इंडिया में पेमेंट नहीं कर सकती, या उसके बेनिफिट के लिए इंडिया में पेमेंट नहीं कर सकती। व्हाट इट मींस इज, जैसे कि मान लो मेरी कोई फ्रेंड कनाडा में रहती है, उसने इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, या उसने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी परचेज की हुई है। उसने बोला एनी इस बार मेरी ईएमआई तुम पे कर दो। तो जब मैं उसके भी हाफ पे ईएमआई पे करूंगी तो होगा क्या? उसके इंडिया के एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजीशन ऑल्टर हो जाएगी। अगर उसे ये ट्रांजेक्शन करनी थी तो उसे खुद फॉरेन एक्सचेंज परचेज करना पड़ा। पर अगर मैं उसकी पेमेंट डायरेक्टली कर दूंगी तो मैंने क्या किया? फेमा को बाईपास कर दिया। तो कहते आप किसी भी पीआरओआई के लिए कोई पेमेंट नहीं करोगे। ना तो मैं अपनी फ्रेंड को पैसे दे सकती हूँ, ना ही मैं उसके क्रेडिट में किसी को, उसके बेनिफिट के लिए किसी को पेमेंट कर सकती हूँ।
receive otherwise than through an authorized person any payment by order or on behalf of PROI in any manner। ना ही मैं PROI के बिहाफ पे कोई पैसे रिसीव कर सकती हूँ। तो अगर मेरी किसी फ्रेंड ने, जो कि आउटसाइड इंडिया रहती है, इंडिया में प्रॉपर्टी सेल करती, उसके पैसे रिसीव हुए, उसने मुझे बोला कि इंडिया, एनी ऐसे करो कि तुम मेरे बिहाफ पे यहाँ पे पैसे रिसीव कर लो, तुम्हारी सिस्टर रहती है यूएस में, वो मुझे डॉलर्स में पे कर देगी। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फेमा को बाईपास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रही है, एक तरह से हवाला ट्रांजेक्शन हो रही है। कहते हैं पैसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। कहते फर्दर, अगर कोई आप ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू ट्रांजेक्शन कर भी रहे हो, तो उसके लिए इंडिया में इनवर्ड रेमिटेंस आनी जरूरी है। तो जब आप सीए बन जाओगे, लोग आपको आके बोलेंगे कि मेरे ना अकाउंट में पैसे आ गए हैं, उसे यूज करने के लिए ना मुझे सीए का सर्टिफिकेट चाहिए। उस सर्टिफिकेट का नाम है एफआईआरसी। तो जब आप एफआईआरसी सबमिट करोगे, तब आपको पैसे आते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। बच्चे, मान लो मैंने कोई गुड्स एक्सपोर्ट की कोई पर्सन को, जो कि चाइना में रहता है। अब उसने चाइना से मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए। मेरा बैंक अकाउंट है इंडिया में। वो चाइना से जब पैसे ट्रांसफर करेगा, वो चाइनीज करेंसी में पैसे ट्रांसफर करेगा। जैसे ही चाइनीज करेंसी में पैसे आएंगे, आरबीआई उसे वहीं पे रोक देगा। वो पैसे इंडिया में तो आ गए, पर वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होंगे। आरबीआई मुझे बोलेगा कि एनी, आप हमें लेटर दो, आपके पास कहां से पैसे आए हैं, कोई आपने स्मगलिंग की है, किस चीज के पैसे आए हैं। फिर मैं अपने सीए से उनको सर्टिफाई करवा के दूंगी इनवर्ड रेमिटेंस कि सर मैंने ये वाली गुड्स एक्सपोर्ट की थी, उसकी पेमेंट मुझे रिसीव हुई है। फिर वो पैसे आरबीआई से मेरे डायरेक्टली अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो गए। तो उन्होंने हमें बोला कि जो सेक्शन 3 है, ये आपको बोलता है कि ना तो तुमने डील करना है, ना तुमने पैसे देने हैं किसी पीआरओआई को, ना ही किसी से पैसे रिसीव करने हैं। अगर रिसीव करने भी हैं तो इनवर्ड रेमिटेंस भी साथ में चाहिए। और कोई भी ट्रांजेक्शन आपने नहीं करनी है इंडिया में एज कंसिडरेशन और इन एसोसिएशन विद एक्वायरिंग, क्रिएटिंग और ट्रांसफरिंग राइट टू एक्वायर एनी एसेट आउटसाइड इंडिया। मान लो मैंने कनाडा में कोई प्रॉपर्टी परचेज की, एंड जिस पर्सन से प्रॉपर्टी परचेज की, उसकी सिस्टर इंडिया में रहती है, उसने बोला कि आप इंडिया में से पेमेंट कर दो, कहते हैं पैसे भी नहीं कर सकते। ना तो आपने डील करना है, 4 वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे, ना पेमेंट, ना ही रिसीट, और ना ही कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्लियर है सबको? कहते हैं अगर आपने ये ट्रांजेक्शन्स करनी है, तो जहां पर एक्ट अलाउ करता है सिर्फ वहीं पे करोगे, जहां पर आरबीआई की परमिशन की जरूरत है आप वहां कर लोगे। ये जो सेक्शन है, ये रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। क्या स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स बताई उन्होंने? ना मैं डील कर सकती हूँ फॉरेन एक्सचेंज में एक्सेप्ट अदरवाइज देन थ्रू एपी, ना ही मैं किसी पीआरओआई के भी हाथ पे कर सकती हूँ, ना ही मैं पीआरआई या किसी के भी हाथ पे भी मैं रिसीव नहीं कर सकती। अगर रिसीव करना है तो इनवर्ड रेमिटेंस का सर्टिफिकेट देना है। ना ही मैं कोई ट्रांजेक्शन ऐसी कर सकती हूँ जिससे मेरा एसेट क्रिएट हो रहा है आउटसाइड इंडिया। ये जो सेक्शन है, ये पीआर आईआई के ऊपर भी एप्लीकेबल है, पीआर ओआई के ऊपर भी एप्लीकेबल है। इसका पर्पस है इंडिया में रेगुलेट करना इनफ्लो एंड आउटफ्लो की, सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू होना चाहिए? ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू और परमिटेड मैनर में होना चाहिए। कहते क्या आप इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज को होल्ड कर सकते हो? तो कहते कोई भी पर्सन इंडिया में अगर एक्वायर करना चाहता है, मैं मान लो अपने घर पे मुझे लगता है कि इंडियन करेंसी थोड़ी वीक जा रही है, यूएस डॉलर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो मैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से डॉलर्स खरीद के रखना चाहती हूँ, जैसे कि लोग शेयर्स खरीद के रखते हैं। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? कहते कोई भी पर्सन एक्वायर नहीं करेगा, होल्ड भी नहीं करेगा, ओन भी नहीं करेगा, पोजेस भी नहीं करेगा, ट्रांसफर भी नहीं करेगा कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, कोई भी फॉरेन सिक्योरिटी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट आउटसाइड इंडिया। और साथ में लाइन क्या बोल दी? एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। तो जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स अलाउड है, आगे हम पढ़ेंगे, हमें शेयर्स खरीदने अलाउड है, जो जो काम हमें अलाउड है हम वो तो कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन 4 ने बोला है कि तुम ना फॉरेन एक्सचेंज में, ना फॉरेन सिक्योरिटी में किसी भी तरीके से डील नहीं करोगे। बस उन्होंने डील को भी आगे डिफाइन कर दिया कि ना एक्वायर करना है, ना होल्ड, ओन, पोजेस, ट्रांसफर, कुछ भी नहीं करना है। तो मिसलेनियस टॉपिक्स में 2 सेक्शंस आए हैं। एक आया है सेक्शन नंबर 3, जो कि कहता ना डील करना है, ना पे, ना रिसीव, और ना ही कोई एसेट एक्वायर करना है आउटसाइड इंडिया, कोई ट्रांजेक्शन नहीं करनी। एंड सेक्शन नंबर 4, फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटीज, दोनों चीजों को होल्ड नहीं करना है। सेक्शन 5, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। फटाफट से तीनों एग्जाम्पल्स रीड कर लो, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट 2, थर्ड अभी हमने करनी है, फर्स्ट 2 करो।
डन। आगे देखो जी, गिफ्ट टॉपिक। पहले देखते हैं कि मान लो कोई पीआर आया है, गिफ्ट दे रहा है। मिस्टर एक्स पंजाब में रहते हैं, इन्होंने अपने किसी रिलेटिव को जो कि कनाडा में रहते हैं कोई गिफ्ट दिया। गिफ्ट या तो इंडिया में दिया या शायद गिफ्ट आउटसाइड इंडिया दे दी। मतलब एक तो केस क्या है कि मैंने इनके अकाउंट में कैश डिपॉजिट करा दिया, इनके नाम पे कोई फॉरेन कंपनी के शेयर खरीदे और इनको ही ट्रांसफर कर दिए। एक केस है मैंने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी इनको ट्रांसफर कर दी। तो एसेट है तो कहां पर, इंडिया में, पर मैंने गिफ्ट कर दिया, मैंने किसी पीआरओआई के नाम पे रजिस्ट्री करवा दी। एंड एक केस क्या है कि मैंने आउटसाइड इंडिया ही क्या भेज दिया, कैश भेज दिया। अब कहते हैं जब आप इंडिया में हो, आप आउटसाइड इंडिया किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो और वो गिफ्ट भी आउटसाइड इंडिया ही है, ये तो क्या है हमारे अकॉर्डिंग भी तुम्हें परमिटेड है, तुम कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर वो पर्सन भी इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा हो। मतलब जब मेरा ये रिलेटिव अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरता होगा कनाडा में, वो बोल ले कि मुझे गिफ्ट मिला है, अगर वो गिफ्ट बोलेगा तो उसकी क्या बन जाएगी, इनकम। उसे इसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स, कनाडा में पे करना पड़ेगा। अगर ये इनकम टैक्स से बचने के लिए वहां पर बोले नहीं सर मुझे तो मिस्टर एक्स से लोन मिला है, तो हम बोलेंगे कि अगर तुम्हें लोन मिला है फिर तो फेमा अप्लाई हो गया, क्योंकि तुम्हारे आउटसाइड इंडिया वाले पर्सन की इंडिया के एसेट और लाइबिलिटी की पोजीशन क्या हो गई, ऑल्टर हो गई। तो क्या पॉइंट है, अगर कोई पर्सन इंडिया में रहता है और आउटसाइड इंडिया वाले पर्सन को कोई भी गिफ्ट दे रहा है, तो गिफ्ट वो इंडिया में भी दे सकता है, आउटसाइड इंडिया भी दे सकता है। आउटसाइड इंडिया में अगर मैंने कोई गिफ्ट दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, ऑल इज वेल। नहीं एक्सेप्ट किया तो क्या अप्लाई हो जाएगा, यहां पर तो पक्का ही क्या अप्लाई हो जाएगा। मैंने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी किसी आउटसाइड इंडिया वाले पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर दी, तो उसका एसेट क्रिएट हो गया इंडिया में, उसके एसेट लाइबिलिटी की पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। यहाँ पर क्या अप्लाई हो जाएगा, फेमा अप्लाई हो जाएगा। अब इसका वाइस वर्सा केस है, एंड प्लीज रीड पॉइंट नंबर 3 and 4। चले हम आगे, डन। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू किया गया है। आई होप सबका हो गया, आगे चल सकते हैं। चल, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स क्या है, फ्रीली परमिटेड है अगर प्रोहिबिटेड नहीं है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स क्या है, प्रोहिबिटेड है जब तक के स्पेशली कहीं पे परमिटेड। जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है इसके बारे में 3 शेड्यूल्स बने हुए हैं। फर्स्ट शेड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि क्या है, प्रोहिबिटेड है, ये तो तुम कर ही नहीं सकते। शेड्यूल 2 में कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं ये तुम कर सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन लेना पड़ेगा। थर्ड, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिसके लिए तुम्हें आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में उन्होंने बोला फ्रीली अलाउड है, बस कुछ प्रोहिबिटेड है, तो जो प्रोहिबिटेड है मुझे उसकी लिस्ट बता दी। शेड्यूल 1 में प्रोहिबिटेड बता दी, शेड्यूल 2 में कुछ ऐसी है जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन चाहिए, एंड शेड्यूल 3 में जिसके लिए आरबीआई का परमिशन चाहिए। आरबीआई कहता है मुझे रोज तंग करने नहीं आना है, मैं लिबरलाइज्ड स्कीम दूंगा। तो आरबीआई ने हमें स्कीम दी एलआरएस, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। आरबीआई कहता कि चाहे तुम इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल में चाहे तुम माइनर हो, चाहे तुम कंपनी हो, कोई भी पर्सन हो, $250,000 पर एनम जो मर्जी करो, अगर इससे ज्यादा पैसे चाहिए तो मेरे से अप्रूवल मांगो। तो आरबीआई ने हमें क्या स्कीम दी, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम।
बाकी लोगों के लिए 4 रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, डोनेशन, कमीशन, कंसल्टेंसी और प्री इनकॉर्पोरेशन के। वापस इस चार्ट पे आएंगे, आप अच्छे से इसे लिंक कर पाओगे। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस परमिटेड, दो पहले हमें बताएगी परमिटेड कौन कौन सी है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में क्या रूल है कि प्रोहिबिटेड है अनलेस परमिटेड। तो मुझे लिस्ट किसकी निकालनी पड़ेगी? परमिटेड की निकालनी पड़ेगी। परमिटेड में हमने 2 लिस्ट निकाली। शेड्यूल 1 में बताया पीआरआई को कौन से काम अलाउड है, एंड शेड्यूल 2 में बताया पीआरओआई को कौन कौन से काम अलाउड है। फिर हमने कुछ ऐसे काम बताए जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई ही नहीं जा सकती, और फिर कुछ ऐसे बताए जो कि प्रोहिबिटेड है, ये तो परमानेंटली प्रोहिबिटेड है। तो सबसे पहले करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का शेड्यूल 1, ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जो कि फुली प्रोहिबिटेड है। तो उन्होंने बोला, अगर तुमने लॉटरी जीती हो, तुम इंडिया से बाहर पैसे लेके जाना चाहते हो, अगर तुम रेस राइडिंग या कोई भी हॉबी से तुमने पैसे जीते और इंडिया से बाहर लेके जाना चाहते हो, तुम आउटसाइड इंडिया कोई लॉटरी परचेज करना चाहते हो, बैंड मैगजीन्स वगैरह परचेज करना चाहते हो, फुटबॉल पूल जैसे मैच फिक्सिंग होती है, स्वीप स्टेक, ऐसा कुछ भी अगर करना चाहते हो तो तुम नहीं कर सकते। तो शॉर्टकट है कैजुअल इनकम। जो इनकम टैक्स में कैजुअल इनकम है वो सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, अब अच्छे से आप लिंक कर पाओगे। पहले आपको ये वर्ड समझ नहीं आया होगा, तब भी मैंने रेफर किया होगा कैजुअल इनकम। ठीक है, तो कैजुअल इनकम के लिए कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज नहीं अलाउड। जो पैसे इंडिया में लॉटरी से जीते हैं इंडिया में ही रखो, आउटसाइड इंडिया नहीं भेजने। देन पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जेवी और होली ओन्ड सब्सिडरी अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनीज। अगर इंडिया की किसी कंपनी ने आउटसाइड इंडिया कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट की है या कोई जॉइंट वेंचर किया है और वो एक्सपोर्ट कर रही है, उसने कमीशन देनी है, तो कहते हैं आईएनआर में। इसके लिए भी आपको फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है। इंडिया की कंपनी ने आउटसाइड इंडिया कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट की है या कोई जेवी की है, उसने एक्सपोर्ट्स के लिए कमीशन पे करनी है, कहते हैं आप इंडियन कंपनी हो तो आप आईएनआर में डील करो। अगर डिविडेंड बैलेंसिंग के लिए किसी कंपनी ने डिविडेंड रिमिट करना है, अगर कोई भी एक्सपोर्ट्स के ऊपर आपने कमीशन देनी है रुपी स्टेट क्रेडिट रूट के केस में, एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टबैको। तो जब मैंने ये समझाया था तब बताया था कि इंडिया और रशिया ने ना आपस में अग्रीमेंट कर रखा है कि हम यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जो यूएस है वो रशिया के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लगाता है, तो रशिया ने इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमारे साथ सारी डीलिंग कैसे करो, रुपीज में ही करें। तो इंडिया और रशिया का बिजनेस किस में होता है? रुपीज में होता है। तो कहते हैं इस केस में अगर इंडिया कोई भी एक्सपोर्ट कर रहा है, आपने उसकी कमीशन पे करनी है तो आप आईएनआर में पे करो। तो कहते हैं रुपी स्टेट क्रेडिट रूट से अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो आप उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं ले सकते। एक्सेप्ट इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टी एंड टबैको का, तो मैं अपने एक्सपोर्ट्स को खत्म नहीं करना चाहती, अगर इसकी कमीशन पे करनी है तो 10% तक की कमीशन के लिए तुम फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हो, ये प्रोहिबिटेड नहीं है। कॉल बैक सर्विसेज के लिए पेमेंट करनी है, अगर एनआर का स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट है उसका इंटरेस्ट पे करना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैजुअल इनकम के लिए करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, ये फॉरेन एक्सचेंज अलाउड ही नहीं है, प्रोहिबिटेड है। उसके बाद अगर इंडिया की कंपनी ने कोई भी इन्वेस्टमेंट की है आउटसाइड इंडिया, एक्सपोर्ट्स की कमीशन पे करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज इज नॉट अलाउड। डिविडेंड बैलेंसिंग के लिए नहीं अलाउड, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में नहीं अलाउड कमीशन पे करने के लिए, एक्सेप्ट 10% ऑन इनवॉइस वैल्यू ऑफ टी एंड टबैको। टेलीफोन सर्विसेज, कॉल बैक सर्विसेज एंड टेलीफोन की, उसके लिए भी नहीं अलाउड है। आपको पता है इंडिया बहुत बड़ा केपीओ है, इंडिया केपीओ हब है, जहां पे कस्टमर केयर सेंटर्स बहुत सारे हैं फॉरेन कंपनीज के, क्योंकि इंडिया के लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज आती है, और जो इतनी सारी फॉरेन कंट्रीज हैं, चाइना में तो लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, तो वहां पे कस्टमर केयर सेंटर्स नहीं सेटअप हो सकते। कहते हैं इस केस में भी आप फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकते। कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन एंड एनआर स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट, इसके इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए। कुछ काम ऐसे हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए। तो अगर कोई पर्सन कल्चरल टूर कंडक्ट करने जा रहा है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे पंजाबीज कनाडा में जाके कल्चरल टूर कंडक्ट करते हैं, कहते हैं इसके लिए आपको ऑब्वियसली कल्चर का काम किसके अंदर आएगा? एचआर डेवलपमेंट, इससे आपको परमिशन मांगनी पड़ेगी। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू $10,000 से ज्यादा की न्यूज़पेपर में एड देना चाहती है, तो मान लो इंडिया की कोई लेट से हिमाचल गवर्नमेंट कोई काम करने के लिए यूएस के न्यूज़पेपर में ऐड देना चाहती है, तो अगर जो एडवर्टीजमेंट है वो $10,000 से कम की है, कोई परमिशन नहीं चाहिए। अगर $10,000 से ज्यादा की आपने ऐड करनी है तो आपको परमिशन चाहिए, पर कुछ केसेस में फिर भी परमिशन नहीं चाहिए। तो अगर हिमाचल गवर्नमेंट टूरिज्म प्रमोट करना चाहती है, वो कहना चाहती है इंडिया में आके बिजनेस करो, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना चाहती है,
इंटरनेशनल बिडिंग, गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट निकाला और गवर्नमेंट चाहते हैं कि फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स भी बिडिंग करें, इस केस में भी परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी पीएसयू ने अगर $10,000 तक की एड देनी है, कुछ नहीं पूछता। $10,000 से ज्यादा की एड देनी है तो उससे पूछेंगे कि क्या तुम जो एड दे रहे हो ट्रिप्स प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट या बिडिंग प्रमोट करने के लिए दे रहे हो, तब भी नहीं परमिशन चाहिए। नहीं तो परमिशन किससे चाहिए? फाइनेंस डिपार्टमेंट से। देन जो भी बिजनेस होता है थ्रू सी, तो कहते हैं अगर आप फ्रेट पे कर रहे हो किसी भी वेसल का, मैंने फॉरेन से कोई सामान मंगवाया एंड वेसल का फ्रेट पे करना है, या फिर मैंने कोई भी इंपोर्ट की है सीआईएफ बेसिस पे, तो सरफेस ट्रांसपोर्ट इस डिपार्टमेंट से परमिशन लोगे। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स का अगर आप काम कर रहे हो तो फिर से डीजी शिपिंग से परमिशन लोगे। अब इससे रिलेटेड दो चीजें आ गई, ट्रांसपोंडर के चार्जेस, टीवी या आईएसपी, टीवी या आईएसपी के ट्रांसपोंडर के चार्जेस। तो एक मैंने ऊपर हाईलाइट करवाया है, टेलीफोन की जो कॉल बैक सर्विसेज आई, ये तो क्या है, प्रोहिबिटेड है। पर टीवी और आईएसपी के ट्रांसपोंडर के चार्जेस क्या है, अलाउड है, पर उसके लिए परमिशन चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट, कंटेनर डिटेंशन चार्जेस अगर आपने पे करने हैं डीजी शिपिंग की परमिशन से ज्यादा तो भी परमिशन चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मैं आउटसाइड इंडिया कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट करना चाहती हूँ, लेट्स से बीसीसीआई ने सोचा कि इंडियन क्रिकेटर्स की प्रैक्टिस के लिए ऐसे करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हम एक इनिंग्स रखते हैं, इंडियन क्रिकेटर्स एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की मैच करवाते हैं। तो कहते हैं अब अगर आप कोई भी ऐसी इवेंट स्पॉन्सर कर रहे हो, कोई प्राइज मनी रखना चाहते हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो इस केस में $1 लाख तक तो कोई परमिशन नहीं चाहिए। अगर $1 लाख से आपने ज्यादा का काम करना है तो परमिशन चाहिए। तो रेमिटेंस आपने प्राइस, आपने इंडिया से बाहर प्राइस के पैसे देने हैं फॉरेन करेंसी में, या स्पॉन्सरशिप करनी है किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, और किसने करनी है, कहते हैं ये अलाउड है पहले तो किसको है, बाय अ पर्सन अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल बॉडी। कहते हैं अगर इंटरनेशनल लेवल की बॉडी कर रही है, मान लो ओलंपिक्स कंडक्ट कर रही है, तो कहते हैं उस केस में कोई परमिशन नहीं चाहिए। नेशनल लेवल की बॉडी कर रही है, बीसीसीआई कर रही है, बीसीसीआई को भी कोई परमिशन नहीं चाहिए, स्टेट लेवल बॉडी को भी कोई परमिशन नहीं चाहिए। अगर इनके अलावा कोई और पर्सन कर रहा है, मान लो मैं बोलूं मैं मैच कंडक्ट करवा रही हूँ, तो ना मैं कोई स्पोर्ट्स बॉडी हूं ही नहीं और मैं मैच कंडक्ट करवा रही हूँ, कहते हैं अगर $1 लाख तक का प्राइस है ना तो भी हमें कोई प्रॉब्लम है। अगर $1 लाख से ज्यादा का प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल अन अकेडमी बोले कि फॉरेन में कोई मैचेस हो रहे हैं, या जोमेटो बोले कि दुबई में हम किसी स्पोर्ट्स कैंपेन को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, जोमेटो को वहां पे मार्केटिंग करने के लिए, एंड उसमें हम लोग बिल पे कर रहे हैं $2 लाख, तो उनको परमिशन चाहिए। ठीक है, तो दो चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है। स्टेट गवर्नमेंट ने अगर फॉरेन न्यूज़पेपर में एड देनी है, $10,000 तक कोई परमिशन नहीं मांगा। $10,000 से ज्यादा का खर्चा है टूरिज्म के लिए, बिडिंग के लिए, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो भी परमिशन नहीं मांगनी, अदरवाइज परमिशन लेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट से। अगर कोई स्पोर्ट्स बॉडी कंपटीशन कंडक्ट कर रही है, इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल की बॉडी कंपटीशन कंडक्ट कर रही है, कोई परमिशन नहीं मांगनी। कोई और कंपटीशन कंडक्ट कर रहा है और जो प्राइस है वो अप टू $1 लाख है, तब भी परमिशन नहीं मांगनी। अगर $1 लाख से ज्यादा का प्राइस है तो हमें परमिशन लेनी है, अगेन एचआर, कल्चर भी एचआर के अंडर आता है और ये भी। देन P&I क्लब की, प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस क्लब की, अगर आपने मेंबरशिप का अमाउंट पे करना है, इसके लिए भी आपको परमिशन चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की। तो फर्स्ट शेड्यूल था करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि प्रोहिबिटेड है, ये तो अलाउड ही नहीं है। कैजुअल इनकम नहीं अलाउड, इंडियन कंपनी ने आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट किया और एक्सपोर्ट की कमीशन पे करनी है, डिविडेंड बैलेंसिंग, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, कॉल बैक सर्विसेज एंड एनआर स्पेशल रुपी स्कीम का इंटरेस्ट। सेकेंड, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए। थर्ड, विच आर ट्रांजेक्शन जिसके लिए आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। अब इसमें पहले उन्होंने एक सिंपल चीज बता दी कि $250,000 का तो आप जो मर्जी करो, कुछ नहीं परमिशन मांगने की जरूरत, पर $250,000 में उन्होंने कुछ चीजों की एक्सेप्शन क्रिएट कर दी। कहते हैं इंडिविजुअल्स कैन अवेल दिस फॉर फॉलो, हमें बोला कि ये सारे काम के लिए आप $250,000 ले सकते हो। अगर मैं प्राइवेट विजिट पे जा रही हूँ, तो मान लो मैं सिंगापुर घूमने जा रही हूँ, मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत है, आप तो $250,000 में फॉरेन एक्सचेंज ले सकती हूँ, एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। तो नेपाल एंड भूटान में ना आपको याद कैसे रहेंगे इतने रूल्स, वहां पे अभी भी इंडियन करेंसी चलती है। मतलब नेपाल में अगर मैं घूमने गई हूँ, मैं वहां पे शॉपकीपर्स को इंडियन करेंसी में पे कर सकती हूँ। सिमिलरली भूटान, वहां पे इंडियन करेंसी की इतनी रिस्पेक्ट है, तो कहते हैं कि वहां पे इंडियन करेंसी चली रही है, तुम यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए क्यों डॉलर्स परचेज कर रहे हो।
तो नेपाल या भूटान ट्रैवल के केस में आपको रुपीज ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है, बाकी सब केसेस में अलाउड। मैंने किसी को पैसे गिफ्ट करने हैं, मैं आउट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए शिफ्ट हो रही हूँ, मैंने अपने रिलेटिव्स को पैसे भेजने हैं, मैं कोई बिजनेस की कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहती हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया परमानेंटली शिफ्ट हो रही हूँ, मुझे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे लेके जाने हैं, मैं बाहर पढ़ने के लिए लेके जाना चाहती हूँ पैसे, इन सारे केसेस में कहते $250,000 तक कोई परमिशन नहीं चाहिए। $250,000 से अगर आपको ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो हमें आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये जो लिमिट है ये पर पर्सन पर एनम है। ये लिमिट सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये जो लिमिट है ये कंपनीज को भी मिलती है, एचयूएफ को भी मिलती है, सबको मिलती है, माइनर को भी मिलती है। इन 3 स्पेशल केसेस में अगर मैं इंडिया से बाहर परमानेंटली शिफ्ट हो रही हूँ, एमिग्रेट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मैं आउटसाइड इंडिया जा रही हूँ, या फिर स्टडीज के लिए मैं आउटसाइड इंडिया जा रही हूँ, तो $250,000 से ज्यादा भी ले सकते हो अगर आपको उस हॉस्पिटल का या उस यूनिवर्सिटी का लेटर आ रखा है। तो इन तीनों पर्पसेस के लिए जो इंडिविजुअल है वो एक्सचेंज ले सकता है इस अमाउंट से ज्यादा, अगर वो कंट्री, मेडिकल इंस्टीट्यूट या जो यूनिवर्सिटी है उसकी रिक्वायरमेंट है। फर्दर कुछ लोग इससे भी ज्यादा अमाउंट लेके जा सकते हैं। कहते अगर मान लो आप इंडिया के रेजिडेंट तो हो पर आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं, अगर कोई पर्सन इंडिया का पीआर आया है तो है पर परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, तो कहते तुमने इंडिया में जितने पैसे कमाए ना तुम सारे लेके जा सकते हैं। क्या बोला उन्होंने, कहते अगर आप सिटीजन हो किसी और कंट्री के तभी पता चलेगा ना कि तुम क्या हो, परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो। तो मान लो मैं सिटीजन हूँ लेट्स से फ्रांस की, मैं इंडिया में कोई सर्वे करने आई हुई हूँ, फ्रांस की किसी कंपनी ने इंडिया में नया बिजनेस शुरू करना है, तो मुझे 2 इयर्स के लिए इंडिया में ट्रांसफर किया है रिसर्च करने के लिए। अब मैं 2 इयर्स के लिए इंडिया में आई हूँ, तो मैं पहले तो क्या बन गई, पीआर आया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं इंडिया में आई हूँ। अब मैंने इंडिया में जो भी सैलरी अर्न की मैं फ्रांस में अपने रिलेटिव्स को भेजूंगी, अपनी फैमिली को भेजूंगी। कहते क्या मेरे ऊपर भी $250,000 की लिमिट लगेगी, कहते नहीं, तुम परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो ना, तुम्हारे ऊपर ये लिमिट नहीं लगेगी, तो तुम सिटीजन होने चाहिए किसी और कंट्री के एक्सेप्ट पाकिस्तान। अगर तुम इंडिया के सिटीजन हो तो डेपुटेशन पे हो किसी फॉरेन कंपनी के, तो आप कितने पैसे भेज सकते हो आउटसाइड इंडिया, नेट सेल, जितनी आपने इंडिया में इनकम अर्न की उस पर टैक्स पे कर दो, पीएफ में जो भी पैसे ट्रांसफर करने थे वो ट्रांसफर कर दो, उसके बाद आप जो भी आपकी सैलरी है सारी आउटसाइड इंडिया भेज सकते हो। पता कैसे चलेगा कि कोई पर्सन परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, कहते अगर कोई पर्सन इंडिया में लेस देन 3 इयर्स के लिए आया है, तो मान लो मुझे फ्रांस की कंपनी ने 10 साल के लिए इंडिया में ट्रांसफर कर दिया, फिर नहीं मैं ये बेनिफिट ले सकती, फिर मेरे ऊपर रूल कौन सा लग जाएगा, $250,000। अदर देन इंडिविजुअल्स के लिए कहते अदर देन इंडिविजुअल्स के 4 रूल्स हैं, डोनेशन, कमीशन, कंसल्टेंसी एंड प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम। तो अगर मान लो मैं कोई डोनेशन देना चाहती हूँ, मैं कितनी डोनेशन दे सकती हूँ, तो मैंने पिछले 3 साल में कितने पैसे कमाए और $5 लाख, इनमें से जो भी कम अमाउंट होगी, अगर मैं इतनी डोनेशन देना चाहती हूँ मुझे कोई परमिशन नहीं लेनी, बट अगर मुझे इससे ज्यादा अमाउंट की डोनेशन देनी है तो मुझे परमिशन मांगनी पड़ेगी। ठीक है, तो पिछले 3 साल में मैं कितना फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लेके आई उसका 1% और $5 लाख, विच एवर इज लेस। तो अगर मैंने जो डोनेशन देनी है इससे कम अमाउंट की देनी है तो मुझे कोई परमिशन नहीं चाहिए, पर अगर जो डोनेशन है वो इससे ज्यादा अमाउंट की है फिर मुझे क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। डोनेशन में किस चीज के लिए दे सकती हूँ, एजुकेशन के लिए, कहते किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में चेयर क्रिएट करनी है, किसी फंड को पैसे देने हैं जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सब कुछ एजुकेशन के साथ लिंक है। सेकेंड, मान लो मैंने चंडीगढ़ में कोई सोसाइटी बनाई एंड मैंने कैनेडियंस को बोला कि तुम लोग यार चंडीगढ़ में घर खरीदो, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स पंजाब में रहते हैं लॉन्ग टर्म में, वो तो चंडीगढ़ ही शिफ्ट होंगे ना, तो आप चंडीगढ़ में घर खरीदो। तो मैंने कनाडा के प्रॉपर्टी डीलर्स को कमीशन पे कर, तो मैं मैक्सिमम कितने कमीशन पे कर सकती हूँ, $25,000 और 5% ऑफ रेमिटेंस, जितने पैसे मेरे पास इंडिया में आएंगे उसका 5% और $25,000 विच एवर इज मोर, इतनी कमीशन तो मैं फ्रीली दे सकती हूँ। अगर मैं इससे भी ज्यादा कमीशन देना चाहती हूँ उस केस में मुझे क्या चाहिए, आरबीआई का कंसेंट चाहिए, पर ट्रांजेक्शन देखना है। अगर मान लो मैं फॉरेन से कोई कंसल्टेंसी ले रही हूँ, लेट से मैं इंडिया में कोई नया सॉफ्टवेयर, मैं जूम जैसा कोई प्रोडक्ट इंडिया में बनाना चाहती हूँ,
तो मैं वहां के आईटी एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी लेना चाहती हूँ कि ऐसा प्रोडक्ट हम कैसे बनाएं, कि हमारे पास शायद टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो $10 लाख तक मुझे किसी से परमिशन नहीं जरूरत है। अगर मैंने $10 लाख से ज्यादा का कमीशन देना है, उस केस में मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई से। पर मान लो मैं इंडिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू बनाना चाहती हूँ और मुझे कंसल्टेंसी चाहिए कि इसे अर्थक्वेक प्रूफ कैसे बनाए। कहते हैं इस केस में 1 CR तक कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा अमाउंट के लिए आपको क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। अगर इंडिया में किसी ने बिजनेस सेटअप किया है, अब वो आउटसाइड इंडिया प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस पे करना चाहता है, तो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हमें कितने पे कर सकते हैं, जितने पैसे इंडिया में आए उसका 5% और $1 लाख विच एवर इज हायर, इतनी अमाउंट तो फ्रीली अलाउड है। इससे ज्यादा के लिए हमें क्या चाहिए, परमिशन। एक बार ये चारों पॉइंट्स को दोबारा रिवाइज करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था मैं इस चार्ट पे दोबारा आऊंगी। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, फ्रीली परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। तो पहले शेड्यूल में क्या बताया गया कि कौन कौन से प्रोहिबिटेड है। तो अब अगर मैं शॉर्टकट में याद करूं, कैजुअल इनकम भी थी, उसके बाद रुपीज स्टेट क्रेडिट वाला एक पॉइंट था, डिविडेंड बैलेंसिंग का रूल था, एनआर स्पेशल रुपीज स्कीम अकाउंट था, उसके अगर इंटरेस्ट पे करना है, कॉल बैक सर्विसेज, ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर थे। कमीशन पे करनी है अगर आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट की है किसी इंडियन कंपनी ने आउटसाइड इंडिया। देन कुछ काम ऐसे हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए। तो अगर सीआईएफ बेसिस पे हो रहा है काम, स्पेशल 2 काम किए थे, स्टेट गवर्नमेंट ने फॉरेन के न्यूज़पेपर्स में ऐड देनी है, कोई भी प्राइज देना है, P&I क्लब की मेंबरशिप का अमाउंट पे करना है, इन सारे केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं जिसके लिए आरबीआई का परमिशन चाहिए। आरबीआई कहता है रोज रोज तंगी नहीं करना है, एलआरएस स्कीम बना दी, तो सबको बोला कि $250,000 तक तो जो मर्जी करो। अगर इससे एक्सेस बाकी कुछ लोगों को बोला, आर्टिफिशियल पर्सन को, कि आपको ये 4 काम फ्रीली अलाउड है। ये 4 काम कौन से, डोनेशन। तो मैं एजुकेशन रिलेटेड अगर कोई भी डोनेशन देना चाहती हूँ, पिछले 3 साल में मैं इंडिया में जितने पैसे लेके आई उसका 1% और $5 लाख विच एवर इज लेस। इससे कम की डोनेशन तो अलाउड है, इससे ज्यादा की डोनेशन करनी है तो परमिशन चाहिए। कमीशन, तो अगर इंडिया में किसी ने रेजिडेंशियल प्लॉट सेल किए, रेजिडेंशियल फ्लैट कमर्शियल प्लॉट सेल किए, अब मुझे कमीशन पे करनी है, तो पर प्रॉपर्टी मैं $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रिमिटेंस, जितने पैसे इंडिया में आएंगे उसका 5% पे कर सकती हूँ, अदरवाइज मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। कंसल्टेंसी, $10 लाख कंसल्टेंसी के पे कर सकती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में $1 CR पे कर सकती हूँ। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, तो जितने पैसे इंडिया में आ रहे हैं उसका 5% और $1 लाख विच एवर इज मोर, इतना अमाउंट हमें अलाउड है, उससे ज्यादा करना है तो परमिशन चाहिए। ये सारे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के रूल्स हो गए। कहते हैं अगर आप आरएफसी अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से, तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर आप ईईएफसी अकाउंट से काम कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने ना आपके लिए स्पेशली और स्कीम्स निकाली है, रेजिडेंट का ही फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो जब मैंने अकाउंट खोला था तभी मुझे परमिशन दे दे कि रेजिडेंट का फॉरेन करेंसी अकाउंट है, तो कहते हैं इन केसेस में शेड्यूल 2 और 3 एप्लीकेबल ही नहीं है। वैसे ही ईईएफसी अकाउंट अगर किसी ने ओपन किया है, तो शेड्यूल 2 और 3 की कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए ईईएफसी अकाउंट से अगर आप पेमेंट कर रहे हो, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो जब मैंने अकाउंट ओपन किया था तभी मुझे परमिशन मिल गई थी। तो कहते हैं इस केस में भी आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। पर ईईएफसी 3 केसेस में अप्लाई नहीं होता है। तो जो कमीशन वाला केस था, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस वाला केस था, एंड P&I क्लब की रेमिटेंस थी, इन तीनों केसेस में ईईएफसी अप्लाई नहीं होता है। कहते हैं अगर आप आउटसाइड इंडिया घूमने गए हो और आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, तो वो भी जो अमाउंट है $250,000 की लिमिट में ही आ जाएगी, तब भी आपको कंसेप्ट लेने की जरूरत नहीं है। जो लिमिट है $250,000 की, ये करंट प्लस कैपिटल के टोटल अमाउंट की है। कहते हैं अगर कोई पर्सन माइनर है उसे भी ये बेनिफिट मिल जाएगा, बस उस केस में नेचुरल गार्डियन है जो भी उसका, उसके साइन होने जरूरी। कंसोलिडेशन हो सकती है, तो लेट्स से हम एक फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं जिसमें मेरे पेरेंट्स भी जा रहे हैं, हस्बैंड भी, चिल्ड्रन भी, तो पर पर्सन $250,000 अलाउड है। अब मैं इस इवेंट को स्पॉन्सर कर रही हूँ, तो आरबीआई से मैं पैसे लेने गई, तो क्या मैं सिर्फ अपने $250,000 की लिमिट यूज कर सकती हूँ या मैं अपने फैमिली मेंबर्स की लिमिट को भी यूज कर सकती हूँ। तो कहते हैं इस केस में क्या हो जाती है, कंसोलिडेशन हो जाती है, तो मैं पूरी लिमिट को ही इस केस में यूज कर सकती हूँ। क्लबिंग इज नॉट परमिटेड बाय अदर फैमिली मेंबर्स फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन।
ये जो क्लबिंग है ये सिर्फ किस चीज के लिए अलाउड है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए अलाउड है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए अलाउड नहीं है। तो मान लो मैं आउटसाइड इंडिया कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रही हूँ, तो मैंने आरबीआई को बोला कि मुझे $4 लाख दे दो। आरबीआई कहता नहीं अली कि आपकी अलाउड लिमिट कितनी है, $2,50,000, तो 4 लाख नहीं आप ले सकते। मैंने बोला कि मैं और मेरे हस्बैंड इकट्ठे मिलके ले रहे हैं, तो क्या यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड की लिमिट को यूज कर सकती हूँ? नहीं, ये तो क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। पर मान लो प्रॉपर्टी मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के नाम पे है, क्या अब मैं ये लिमिट को यूज कर सकती हूँ? यस। रीड कर लो ये। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के बारे में कहते हैं कोई भी पर्सन ने ट्रांजेक्शन करनी ऑथराइज पर्सन के थ्रू होगी, आरबीआई रूल्स बनाएगा। फर्दर उन्होंने पावर को डिवाइड किया, कहते हैं जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके रूल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके रूल कौन बनाएगा? ओके, एक मिनट, पहले ये पॉइंट पढ़ो, फिर मैं वो रीड कराती हूँ। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को हमने कैसे पढ़ना है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। तो सबसे पहले ही मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, परमिटेड कौन सी है? तो शेड्यूल 1 में गिवन है जो पीआर आईआई को परमिटेड है, शेड्यूल 2 में गिवन है जो पीआर ओआई को परमिटेड है। फिर सेकंड पार्ट है इस टॉपिक का, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन जिनको बैन किया ही नहीं जा सकता, कांट बी प्रोहिबिटेड। तो ऐसे सिर्फ दो ट्रांजेक्शन हैं जिनको प्रोहिबिट किया ही नहीं जा सकता। तो अगर मेरे एसेट की वैल्यू कम हो रही है या फिर मैंने लोन की अमोर्टाइजेशन करनी है, उस चीजों के केस में कोई भी कहते रेस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं सकता। मैं इस चीज को रिपीट करती हूँ एक बार। तो जब मैंने पढ़ाया था टॉपिक तब मैंने ये एग्जांपल दी थी। बच्चे मान लो मैंने गूगल के शेयर्स परचेज किए, जब मैंने शेयर्स परचेज किए आरबीआई ने मुझे परमिशन दे दी। जब मैंने शेयर्स परचेज किए तो मैंने एप्लीकेशन मनी दे दी। फिर कंपनी ने मेरे से अलॉटमेंट मनी मांगी, मैंने अलॉटमेंट मनी भी मांग ली। अब कुछ सालों के बाद कंपनी ने मुझे बोला कि फर्स्ट कॉल पे करो। आरबीआई कहता नहीं मैं नहीं परमिशन दूंगा। तो अगर आरबीआई मुझे परमिशन नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, मेरा एसेट डेप्रिशिएट हो जाएगा, शायद मेरे शेयर्स क्या हो जाएंगे, फॉरफिट ही हो जाएंगे। तो क्या मुझे आरबीआई इस चीज के लिए मना कर सकता है? नहीं। तो फेमा में ही दो ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, कहते ये तो बहुत अनफेयर चीज है, ये काम तो तुम कर ही नहीं सकते। एग्जीक्यूटिव की पावर के ऊपर भी चेक है, कहते तुम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो पर दो चीजों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं सकते। तो अगर इंडिया में कोई भी पर्सन का कोई एसेट डेप्रिशिएट कर रहा है और उस एसेट को की वैल्यू मेंटेन करने के लिए उसे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो कहते हैं उस केस में तुम उसे रोक ही नहीं सकते। सेकेंड केस है अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। मान लो मैंने जापान के किसी बैंक से लोन लिया, आरबीआई ने मुझे अलाउ कर दिया। अब जब मैं उस लोन की पेमेंट करने जा रही हूँ तो मुझे ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी की जरूरत है, आरबीआई मुझे मना नहीं कर सकता। तो कहते हैं जब लोन लिया था तब आपको सोच के परमिशन देनी चाहिए थी, जब एसेट खरीदा था तब सोच के परमिशन देनी चाहिए थी। जब उस एसेट की वैल्यू में कोई भी डिक्रीज हो रहा है या फिर मुझे लोन की अमोर्टाइजेशन अगर मैं नहीं करूंगी, लीगल केस हो सकता है मेरे ऊपर, तो इस केस में आरबीआई मुझे मना नहीं कर सकता। राइट। थर्ड पार्ट है कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि बिल्कुल ही बैंड है, कहते हैं ये भी बिल्कुल ही नहीं करनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो कोरिया के साथ, कहते हैं कोरिया कंट्री को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, कोरिया के साथ आपने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करनी है। कोरिया दो में है, एक है नॉर्थ कोरिया एक है साउथ कोरिया। जो साउथ कोरिया है उसके साथ सब अलाउड है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। जो नॉर्थ कोरिया है उसमें अभी भी ऑटोक्रेटिक रूल है। तो उस केस में कहते हैं कोरिया के साथ कोई भी काम नहीं करना है। एंड जो भी नॉन एफएटीएफ कंट्रीज है ये आपकी बुक में, अभी मैं दिखाऊंगी तो याद आ जाएगा। एफएटीएफ क्या होता है? एक्शन फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स। बच्चे कोई भी फ्रॉड होता है ना जिसमें मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हो, तो मुझे केस को सॉल्व करने के लिए और कंट्रीज की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, लेट से कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, लेट से अफगानिस्तान से इंडिया में ड्रग्स सप्लाई हो रहे हैं। अब जब इंडिया से उन लोगों को पेमेंट जाती होगी, डायरेक्टली तो नहीं जा रही, मल्टीपल कंट्रीज यूज हो रही हैं, शायद इंडिया से पहले पैसे पाकिस्तान जाते हो, फिर नेपाल जाते हो, चाइना जाते हो, घूम फिर आके अल्टीमेटली किसके पास पैसे पहुंचते हैं? अफगानिस्तान। अब मैं पकड़ना चाहती हूँ उन लोगों को जो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं ड्रग्स।
तो ये पकड़ने के लिए मुझे उनका अकाउंट ट्रैक करना है। अकाउंट ट्रैक करने के लिए जो अकाउंट से इंडिया में है उनको तो मैं ट्रैक कर सकती हूँ, पर अगर जो मनी है वो नेपाल से मूव कर रही है, चाइना से मूव कर रही है, मुझे वहां की गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए। तो जो गवर्नमेंट्स ने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे, वो तो क्या है, एफएटीएफ कंप्लाइंट कंट्रीज है। कुछ गवर्नमेंट्स कहती नहीं हम तो नहीं देंगे, कि हमारे यहाँ पे तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है, अगर आप हमसे कोई आके हमारे किसी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन मांगोगे हम आपको नहीं देंगे। वो कौन सी कंट्रीज हैं, नॉन एफएटीएफ कंट्रीज। तो अगर कोरिया के साथ कोई भी काम करना है या किसी भी नॉन एफएटीएफ कंट्री के साथ कोई भी काम करना है, कहते हैं इस केस में तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अलाउड ही नहीं। दो केस में रेस्ट्रिक्शन लगाई ही नहीं जा सकती, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। अब सिंपल सी काम चीज क्या बची कि पीआरआई को क्या अलाउड है, पीआरओआई को क्या अलाउड है। तो शेड्यूल 1 कहता है कि जो पीआरआई है, अगर वो होल्ड करना चाहता है, ओन करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है फॉरेन करेंसी में, फॉरेन सिक्योरिटी में या इमूवेबल प्रॉपर्टी में आउटसाइड इंडिया, उसे अलाउड। तो अगर मैं इंडिया में बैठी हूँ एंड मैं कोई फॉरेन करेंसी में यूएस डॉलर परचेज करना चाहती हूँ, फॉरेन सिक्योरिटी, मैं फेसबुक कंपनी के शेयर परचेज करना चाहती हूँ, मैं कनाडा में कोई घर खरीदना चाहती हूँ, मुझे सारे काम अलाउड है। पर किस केस में अलाउड है, दो केसेस में। या तो मैंने ये एसेट कब परचेज किए हो, जब मैं आउटसाइड इंडिया रहती थी, या फिर मुझे क्या हुए हो, इनहेरिट हो। तो लेट से पहले मैं यूएस में जॉब करती थी, मुझे डॉलर्स में सैलरी मिलती थी, यूएस में ही मैंने एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया और वहां पर मेरे पास 3 लाख डॉलर इकट्ठे हो। पर बाद में मैं अपने किसी पर्सनल रीजंस की वजह से इंडिया में शिफ्ट हूँ, अब ये पैसे मेरे पास यूएस अकाउंट में ही पड़े हैं। तो क्या ये कंपलसरी है कि मुझे यूएस के पैसे इंडिया लेके आने पड़ेंगे, कहते नहीं। अगर तुमने कोई एसेट ओन किए थे उस टाइम पे जब आप पीआरओ आए थे, पर अब आप क्या बन गए हो, पीआर आया, यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड इट। मैं इन 3 लाख डॉलर से यूएस की कंपनी के शेयर खरीदना चाहती हूँ, मैं खरीद सकती हूँ। मैं इन 3 लाख डॉलर से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हूँ, मैं खरीद सकती हूँ। फिर जब मैंने इससे शेयर खरीदे, मुझे डिविडेंड मिल गया $50,000 का, अब मैं इन 3,50,000 डॉलर से भी जो मर्जी कर सकती हूँ। समझ आइए बात, एक बार ये रीड कर लो, ये भी दोनों पार्ट्स रीड कर लो। मुझे ना एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ बच्चे, स्पीड के बारे में और क्लास बेनिफिशियल है या नहीं, दोनों चीजों के बारे में। नॉट 10। इसमें ना इंटरेस्ट मिला, हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो अब मैं इंक्रीज वैल्यू को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मतलब ये जो होगा, मतलब चेंज चेंज फॉर्म होगा, इसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल, मेरे एसेट आउटसाइड इंडिया पोजीशन ऑल्टर हो रही है। मेरे पास पहले आउटसाइड इंडिया $3 लाख का एसेट था, और उसकी पोजीशन ऑल्टर हो गई, सेम की वैल्यू में कोई और चीज लेने का वो तो मतलब नहीं। अगर हमने सिर्फ उसे कन्वर्ट किया, पर अगर मुझे उसके ऊपर कोई इंक्रीमेंट मिला है, इंटरेस्ट मिला है, प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, दैट इज अ कैपिटल। इंटरेस्ट दो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स में इंटरेस्ट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। नहीं नहीं, वो था कि अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर मुझे इंडिया में इंटरेस्ट मिल रहा है, या मैंने कोई लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। मेरे पास एसेट ही आउटसाइड इंडिया में पड़ा है, उसके ऊपर आउटसाइड इंडिया में इंटरेस्ट मिल रहा है। हाँ जी, सबको क्लियर है। विल टेक 15 मिनट्स ब्रेक। आप लोग ये एक बार थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना, आप जब इतनी मेहनत की है, ताकि अच्छे से याद रहे।
जो भी टॉपिक इसके बाद रह गया हम लोगों ने पढ़ लिया है, आपने सिर्फ एक बार अच्छे से रीड करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज मिस हो गई, मैं वो जरूर कवर करवा देती हूँ। शेड्यूल 1 में टीआरआई कौन सी ट्रांजेक्शन कर सकता है, उसी चीज को प्रॉपर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। कहते हैं अगर किसी पर्सन ने आउटसाइड इंडिया फॉरेन सिक्योरिटीज लेनी है, कोई लोन लेना है, कोई प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है वो किसी पीआरआईआई को ट्रांसफर करनी है, किसी के लिए गारंटी देनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है करेंसी या करेंसी नोट का, ओवरड्राफ्ट लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट लेने हैं, फॉरेन करेंसी में अकाउंट मेंटेन करना है, इंश्योरेंस लेना है, ये सारे काम आपको अलाउड है। सिमिलरली पीआरओआई को भी ये सारे काम अलाउड। तो वो बेसिकली आपको ये कहना चाह रही है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में कि लिमिट है $250,000। वो करंट और कैपिटल की टोटल लिमिट है $250,000। ये मैं कैपिटल ट्रांजेक्शन इसमें से कौन कौन सी कर सकती हूँ, तो मान लो मेरा मन है फॉरेन करेंसी रखने का, कोई लोन लेने का, आउटसाइड इंडिया कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का, सिक्योरिटीज का। तो मेनली ये 4 पॉइंट से घूम घूम के दोबारा आ रहे हैं, लोन, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटीज एंड करेंसी, जो कि आमतौर पे लोग काम करते हैं, कहते हैं ये सारे काम आपको है ना। एंड बिल्कुल सेम चीज लिखी पीआरओआई के लिए। तो अगर कोई पर्सन लेट्स से जर्मनी रहता है, वो इंडिया में प्रॉपर्टी लेना चाहता है, इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, इंडिया के किसी पर्सन के लिए गारंटी लेना चाहता है, इंडिया में फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन करना चाहता है, उसको भी ये सारे काम में डालता है। तो लिमिट पर $250,000 वाली रही। तो वो किस लिमिट के लिए एक कैपिटल तो यस तो यस, कैपिटल एक तरह से तो कैपिटल को भी तो वो कर रहा है। पर सिर्फ ये वाली कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अलाउड, बाकी सारी प्रोहिबिटेड है। ठीक है, आरबीआई कैपिटल को रेगुलेट तो कर रहा है बट सिर्फ ये वाली अलाउड है। रिस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं सकते अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट। प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन, अगर नॉन एफएटीएफ कंट्री के साथ आपने काम करोगे, अगर आप कोरिया के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे, ये सारी तो क्या है, प्रोहिबिटेड। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से मैंने बोला कि मैं ये रिवाइज करवाना भूल गई, ये सारे काम बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये वाली कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बैंड है। तो कहते हैं कोई भी टीआरओआई ना इंडिया में ये काम नहीं कर सकता। तो मैंने आपको ये शॉर्टकट भी याद करवाया हुआ है, कार्टीएल, है ना। तो कहते हैं कोई भी पीआरओआई ये काम इंडिया में नहीं कर सकता। सी से चिटफंड का काम नहीं कर सकता। ए से इंडिया में एग्रीकल्चर, अभी ना स्पेशली ट्रम्प और मोदी जी की फाइट इस वजह से चल रही है। ट्रम्प कह रहा है कि यूएस को इंडिया में एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने दो, हम कह रहे हैं कि नहीं, हमने अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है। अगर यूएस के फार्मर्स इंडिया में टेक्नोलॉजी लेके आ गए तो इंडियन फार्मर्स का क्या होगा। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया और यूएस के डिस्प्यूट का। वो चाहता है कि हम ओपन कर दें अपना एग्रीकल्चर सेक्टर भी, पर हम पीआरओआई को इंडिया में एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना अलाउ ही नहीं करते। तो जो भी पर्सन आउटसाइड इंडिया रहता है ना, वो इंडिया में ये 5-6 काम नहीं कर सकता। एक तो चिट फंड का काम नहीं कर सकता, मेक सेंस। ए से एग्रीकल्चर का काम नहीं कर सकता। आर से रियल एस्टेट का बिजनेस या फार्म हाउसेस नहीं, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन है। ठीक है। देन टी से ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स एंड एन से निधि कंपनी। ये सारे काम पीआरओआई को इंडिया में अलाउड। राइट है। बाय, टेक केयर।